इनकम फ्रॉम सैलरी चल रहा था। अब तक अपन इसमें पे स्केल के अकॉर्डिंग जो बेसिक सैलरी है वो कैसे बनती है वो देख लिया। कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो हैं पीएफ को छोड़ के वो सारे अपन ने कर लिए हैं। इसमें अलाउंसेस सारे कर लिए हैं, कौन कौन से अलाउंसेस टैक्सेबल हैं, कौन से एग्जम्प्ट है, ये हमारा हो गया है। परक्विजिट्स चल रहे थे, परक्विजिट्स में फुल्ली टैक्सेबल परक्विजिट हमने लास्ट क्लास में खत्म कर दिए। फुल्ली टैक्सेबल परक्विजिट्स कौन से हैं, जिसके अंदर अपन ने देखा कि रेंट फ्री अकोमोडेशन, ऑब्लिगेशन, मील फैसिलिटी, टूर फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड का पर्सनल यूज, क्लब की मेंबरशिप, यूज ऑफ असेट, असेट यूज के लिए दे दी, या कंसेशनल ट्रांसफर ऑफ असेट, सस्ती असेट्स ट्रांसफर कर दी, या इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया एम्प्लॉयर ने। ये सारे पॉइंट एटसेट्रा, ये सारे पॉइंट अपन ने अब तक पढ़ लिए थे, जो क्या हैं कि सब एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल हैं, चाहे वो एम्प्लॉई छोटा एम्प्लॉई हो या बहुत बड़ा ऑफिसर, बहुत बड़े स्केल का एम्प्लॉई हो, सब के लिए ये परक्विजिट यानी फैसिलिटीज क्या है, फुल्ली टैक्सेबल। ये अपन ने कर लिया था, फुल्ली टैक्सेबल परक्विजिट्स। कोई डाउट इसके अंदर? रेंट फ्री अकोमोडेशन और ये सारा अपन ने पढ़ लिया। ओके, इसमें अपन ने गिफ्ट भी पढ़ा कि गिफ्ट 5000 तक का हो तो एग्जम्प्ट होता है। फिर वो बात करता था इसमें कि भाई कोई मील वगैरह मिलता है, खाना वाना ऑफिस में मिलता है, 50 रुपये पर मील एग्जम्प्ट होता है। ये सारा अपन ने ऑलरेडी इसमें कवर कर लिया था। ओके, ये सारा हमारा हो गया था। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन नंबर 28 भी पढ़ा था लास्ट क्लास में। 30th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 300 दिन आपने वर्किंग की, 300 डे वर्किंग, और 60 रुपए का रोज खाना खिलाया एम्प्लॉयर ने। एम्प्लॉयर की कॉस्ट कितनी है, 60। पर ये कहां पे वर्किंग की है 30th क्वेश्चन में? इलस्ट्रेशन 30 में वो कह रहा है रिमोट एरिया में वर्किंग है। रिमोट एरिया का मतलब क्या होता है? जहां आसपास 40 किलोमीटर तक दूर दूर कोई भी 20,000 या उससे अबव पॉपुलेशन वाला एरिया ना हो। और रिमोट एरिया के अंदर अगर खाना खिलाया जाएगा तो वो पूरी तरह से क्या है, एग्जाम। रिमोट एरिया में घर दे दिया जाए रहने को, वो भी माफ। क्यों? क्योंकि ऐसे फॉरेस्ट के अंदर एम्प्लॉई अपने घर में तो रह भी नहीं सकता। ऐसे में तो जहां जिनकी जॉब करता है वही घर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वहां तो कोई घर किराए पे भी नहीं मिलते ऐसे एरिया में। तो वो घर की फैसिलिटी भी पूरी तरह से क्या है, माफ। लेकिन कंडीशन इज दैट वो एरिया किस में कवर हो, रिमोट एरिया की डेफिनेशन में कवर होना चाहिए। रिमोट एरिया की डेफिनेशन क्या है, वो लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी कि 40 किलोमीटर सराउंडिंग में चारों तरफ कोई भी 20,000 प्लस पॉपुलेशन वाला एरिया ना हो। ये पढ़ा था अपन ने। ओके, ये आप माइंड में रखेंगे। अगर उससे ज्यादा वाला एरिया है तो फिर वो रिमोट एरिया नहीं है। तो इस क्वेश्चन में खाना 10 रुपए, इफ देयर इज नो रिमोट एरिया, वो एरिया रिमोट एरिया नहीं है, तो उस केस में टैक्सेबल परक्विजिट कितना हो जाएगा? आपने 300 डेज में खाना खाया 60 का और 50 रुपए एग्जम्प्ट करते हुए 10 रुपए पर मील, 3000 रुपए क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल। 3000 टैक्सेबल। पर रिमोट एरिया है इसलिए क्या हो जाएगा, ये एग्जम्प्ट। घर मिले, रहने को खाना मिले इन रिमोट एरिया, ये पूरी तरह से क्या है, एग्जम्प्ट हो जाता है। ओके, तो फिर क्या कहता है 29th में भी यही है कि ऑफिस में 300 डेज खाना खाया, 60 रुपीज पर मील प्रोवाइडेड है, तो 15 रुपए पर मील क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो 300 डेज का 15 रुपए पर मील 4500 क्या है, टैक्सेबल। इसी के सेकंड केस में क्या कहता है, अगर खाना 50 रुपए का खाए तो पूरा क्या हो जाएगा, एग्जाम। क्लियर? और अगर कैश दिया जाए, खाना ना दिया जाए, कैश, ये लो 20-30 रुपए पर डे कैश, खाना खुद ले आओ, फुल्ली टैक्सेबल। कैश नहीं देना, खाना ही खिलाना है तो माफ होगा। तो यहां खाना खिलाया 65 का 29th क्वेश्चन में, पेज नंबर 21 ऑफ द चैप्टर, तो कितने रुपए माफ है, 50। बाकी का 15 रुपए क्या होगा, टैक्सेबल। 300 डेज का कितना हो गया, 4500। क्लियर?
31 में गिफ्ट मिला है, 4500 का बिजनेस की सिल्वर जुबली है, तो सभी इंप्लॉई को गिफ्ट दिया होगा। इसकी पर्सनल मैरिज एनिवर्सरी वगैरह नहीं है, पर्सनल गिफ्ट किसी इंप्लॉई को मिलेगा तो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। ये बिजनेस की सिल्वर जुबली है, 4500 की वॉच दी है, तो 5000 का गिफ्ट इन काइंड आए तो क्या होता है, 5000 तक का माफ। ये वॉच आई है गिफ्ट में, यानी अप टू 5000 ही है, तो ये क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। 32 ये क्या कहता है, कहता अगर ये वॉच 6500 की होती इंस्टेड ऑफ 45, 4500 की जगह 6500 होती तो 1500 रुपये क्या होता है, ये टैक्सेबल, ऊपर का अमाउंट। नेक्स्ट कहता है कि वॉच के रिगार्डिंग कह रहा है कि वॉच ना देके 33rd क्वेश्चन में कह रहा है कैश ही दे दे आपको, कहता है गिफ्ट अपने आप ले लेना, ये कैश पकड़ो, तो ये क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल, ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन अपन ने 34 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। 34 के अंदर के 2 सिटी में ट्रांसफर के बाद पहले 90 डेज यानी 3 मंथ्स किसी एक पे टैक्स लगता है, कौन से वाले पे देना है वो आप देख लो, जो छोटा शहर है उसके वाले पे दे दो, क्योंकि उसमें वैल्यू क्या आएगी, कम 7.5 या 10 आएगी, और जो 25 लाख से ज़्यादा वाला है उस पर 15 आएगी, तो आप छोटे वाला जो सिटी है उसके वाले घर पे दे दो। 3 महीने बाद दोनों रखे तो दोनों पे टैक्स लगेगा। ये रेंट फ्री अकोमोडेशन में पड़ा था, ये क्वेश्चन नंबर 34 वही है। इसमें कोई डाउट है किसी को, करने की जरूरत है ये क्वेश्चन? इससे रिलेटेड मैंने जो एग्जांपल लिया था बिल्कुल ऐसा ही था। 35 अपन लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। 36 देख लेना एक बार के लिए, इंटरेस्ट फ्री लोन का है क्वेश्चन नंबर 36। क्या एक्स ने लिमिटेड ने लोन दिया 5 लाख का, कब, कार के लिए 1 में 20 को, आर हर महीने पैसा दे रहा है, अगले महीने से कितने दे देगा, 20। लोन कब लिया, 1 में 20, हर महीने 20,000 चुका देगा, कब से शुरू करेगा, नेक्स्ट मंथ से शुरू करेगा। तो कहता है कि आप वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकाल लो और इंटरेस्ट एसबीआई का रेट कितना हो, अगर 10%। कहता है परक्विजिट की वैल्यू निकाल लो कि अगर आर से कितने ले लिए जाएं, 6% पर एनम ले लिए जाएं तो परक्विजिट की वैल्यू क्या होगी वो बता दो। ठीक, नेक्स्ट अपन फिर पढ़ते हैं। तो पहले ये बताओ, मंथ लिख लो सारे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 12 मंथ्स है। जब वो लोन बीच बीच में चुका रहा हो तो इनकम टैक्स क्या कहता है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन निकालना है, कितना। तो आप देखो 5 लाख का लोन है, यहां क्या कर दें, डैश। मई में क्या कर दें, 5 लाख में से मई में चुका रहे कोई पैसे ना, मई में लोन लिया 5 लाख, क्या मई एंड में कुछ चुकाया ना, अगले महीने से चुकाएगा। यहां पे कितना बैलेंस है, 5 लाख। लेकिन जून में 20 देने के बाद कितना रह जाएगा, 48। याद रखना अकाउंटेंसी में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता है, ये इनकम टैक्स का कंसेप्ट है। ये कहते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेना है, लोन चुकाने के बाद लेना है क्लोजिंग। तो जून में कितना क्लोजिंग है, 20 देने के बाद 480, जुलाई में कितना 460, 20 दे दिए फिर कितना 440, 420, अक्टूबर में कितना 4 लाख, नवंबर में कितना 380, ये कितना 360, ये कितना 340, फिर 320, और ये क्या आ जाएगा 3 लाख। टोटल करना ये कितना पैसा आ जाएगा 44 लाख। ठीक है, तो 44 लाख रुपए का ये बैलेंस आ जाएगा, और इस पे इंटरेस्ट की रेट एसबीआई की लगेगी कितने % है, 10। इससे कुछ लिया ना, फुल्ली फ्री दिया है, तो 1 मंथ का लगा दो, क्योंकि मंथ से मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है, वरना लोन तो साढ़े ही 5 लाख का था, ये 44 लाख कैसे बन गया, आउटस्टैंडिंग बैलेंस से। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 36,667, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। इनकम टैक्स कहता है ये इंटरेस्ट जो आपने माफ कर दिया है इस एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर लो, सही है, इस एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर लो, ये 36,667 सही है। बोलो कोई डाउट। लेकिन इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है अगर उससे 6% ले लिया जाए तो 10% में से कितना ले लिया 6%। कंसेशन किसकी है
4% पर annum, तो ये आंसर बदल जाएगा, क्या आ जाएगा, सॉल्व करो, 14,667, ये टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि कंसेशन 10 नहीं, कंसेशन 4% है, 6% तो एम्प्लॉयर ने ले ही लिया, तो कंसेशन सिर्फ 4% की है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4667। नेक्स्ट, व्हाट विल बी योर आंसर अगर R has received some 3 lakh from company on 1st December 20, rate of interest 13% हो। अच्छा, तो ये कह रहा है कि इस केस में मैं कह रहा हूं कि 3 लाख रुपए जो हैं उसने कब लिए, 1 दिसंबर। ये क्वेश्चन छोड़ दो, 36 क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 36 का पार्ट कौन सा कह रहा है, ये सी, 36 का पार्ट सी क्या कह रहा है, 3 लाख रुपए कब लिए बंदे ने, दिसंबर में लिए, तो चलो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, उससे पहले तो कोई लोन नहीं था। दिसंबर में कितना लोन चल रहा है, 3 लाख, कोई चुकाए बीच में नहीं, जनवरी में एंड में भी कितना, 3, फरवरी में भी कितना, 3, और मार्च में भी कितना, 3। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना हो गया यहाँ पे, 12 लाख। इंटरेस्ट की रेट कितनी है, इसमें इंटरेस्ट की रेट दे रखी है स्टेट बैंक की 13% पर annum, 1 मंथ का लगाना कितना बन जाएगा, 13,000। क्लियर। तो इस तरह से ये अपने को इंटरेस्ट लगाने को कह रहा है। किसी को इसमें डाउट है तो बोलो। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो, और 3 लाख का लोन लिया, बीच में जब वो चुका ही नहीं रहा, लोन टेकन कब लिया, लोन टेकन ऑन 1 दिसंबर 2020, तो लोन 3 लाख का लिया 1 दिसंबर 20 को, लोन चुका नहीं रहा, तो 13% पर annum कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 4 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। कब से कब तक, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का इंटरेस्ट लगा दो, कितना बनेगा। इसमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं, एक फिक्स डेट को लोन लिया है, उसमें कुछ भी नहीं चुकाया। ये थ्योरी तो कब लगानी चाहिए, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, जब बीच बीच में कुछ वो रीपे कर रहा हो, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिख के उससे क्वेश्चन करना चाहिए। ओके। डी, व्हाट विल बी योर आंसर इफ सच लोन इज गिवन फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए लोन दिया हो तो पूरी तरह से क्या है, एग्जाम। बताया था ना, स्पेसिफाइड डिसीज के लिए लोन हो तो नथिंग विल बी टैक्सेबल, सारा का सारा लोन का इंटरेस्ट क्या होगा, माफ होगा। किसी को डाउट, होटल वाला क्वेश्चन 37 हमने कर लिया था, रेंट फ्री अकोमोडेशन का। क्लियर। इस तरह से परक्विजिट की तो ये कैलकुलेशन क्लियर होगी। फुल्ली टैक्सेबल परक्विजिट अपने कौन से थे वो बात होगी। थोड़ा आगे चलते हैं, पेज नंबर 23 पे क्या कह रहा है, पेज नंबर 23 पे सेकंड कैटेगरी। अभी परक्विजिट की एक कैटेगरी पढ़ी अपने, परक्विजिट की 3 कैटेगरी हैं, 3 कैटेगरी। फुल्ली टैक्सेबल परक्विजिट, ऐसे परक्विजिट जो फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल हो गई। अब मैं पढ़ने जा रहा हूं परक्विजिट वो वाले, परक्विजिट्स टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ओनली। ऐसे परक्विजिट जो किसके लिए टैक्सेबल हैं, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए। ऐसे परक्विजिट जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हैं, उन परक्विजिट को कवर करो जो टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अब स्पेसिफाइड कौन होता है और वो कौन से परक्विजिट हैं, ये बात अपन कर लेंगे, ठीक है। थर्ड कैटेगरी, एग्जम्प्ट परक्विजिट। ऐसे परक्विजिट जो क्या है, एग्जम्प्ट हैं। तो ये 2 कैटेगरी अभी पढ़नी बाकी हैं। फर्स्ट कैटेगरी लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं, और उससे पहले अपन ने 2 क्लासेस में लास्ट में रेंट फ्री अकोमोडेशन एंड अदर फुली टैक्सेबल परक्विजिट पढ़े। अब अपन ये कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं, परक्विजिट टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ओनली। अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो तो ये परक्विजिट टैक्सेबल होंगे, स्पेसिफाइड नहीं तो ये टैक्सेबल नहीं होंगे। ये परक्विजिट कौन से हैं, टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। पहली बात तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता कौन है, एक कंपनी का डायरेक्टर।
डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कंपनीज के डायरेक्टर जो हैं हमेशा ही कंपनी के क्या माने जाएंगे? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, हाई स्टेटस एम्प्लॉय। सीधी बात, स्पेसिफाइड से मेरा मतलब हाई स्टेटस एम्प्लॉय, जिसकी सैलरी अच्छी है, अच्छी जॉब पे है। उन लोगों को परक्विजिट मिलेंगे तो माफ होंगे, टैक्सेबल होंगे। छोटे एम्प्लॉय को ये परक्विजिट मिले तो क्या होंगे? माफ। अगर आप हाईली पेड एम्प्लॉय हैं, हाई स्टेटस, तो टैक्सेबल होंगे, वरना नहीं। अब स्पेसिफाइड आदमी कौन होता है? वो आदमी जो कंपनी का डायरेक्टर है या एम्प्लॉय हैविंग ओवर 20% इक्विटी इन एम्प्लॉयर कंपनी, जिनके पास कंपनी के क्या हैं? ओवर 20% शेयर हैं, वो वाले एम्प्लॉय जिसके पास कंपनी के कितने शेयर हैं? 20%, उससे ज्यादा। आप कहोगे जी ऐसे केस बहुत ज्यादा नहीं होंगे। ऐसे केस बहुत ज्यादा नहीं होंगे कि मैं जहां जॉब करूं उस कंपनी का 1/5 का क्या हूं मैं? मालिक। बहुत रेयर होंगे ऐसे केस। अगर हैं, मान लो मैं कंपनी में एज अ अकाउंट ऑफिसर या कंपनी में एज अ ऑडिटर जॉब कर रहा हूं, ठीक, और मेरे पास उसी कंपनी के 20% से ज्यादा इक्विटी शेयर भी हैं, तो फिर मैं क्या हूं उस कंपनी का? स्पेसिफाइड। मेरी अच्छी चलती है उस कंपनी में, तो मैं क्या हूं? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। इनसे बच गए तो एक और कैटेगरी भी है, ऑल टैक्सेबल मॉनेटरी रिसीट्स। आपको जो कुछ भी मिला माइनस ऑल डिडक्शंस। कौन सी? 16(1)(a), 16(2), 16(3) वाली। 16(1)(a) 50,000 की क्या मिलती है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। और वो भी कब मिलेगी? अगर आपने 115 BAC ऑप्ट ना किया हो। अगर 115 BAC ऑप्ट कर लिया आपने तो फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये की नहीं मिलती। तो अगर वो मिलनी है तो काट लो। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन 5,000 मैक्सिमम मिलती है, वो बाद में देखेंगे चैप्टर के एंड में। वो मिलती है तो काट लो। ये प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड है, ये भी आप काट सकते हो। तो ये डिडक्शंस देने के बाद 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन है, 16(3) प्रोफेशनल या एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड की डिडक्शन है। ये डिडक्शन काटने के बाद अगर आपकी ये जो अमाउंट है 50,000 रुपये से ज्यादा हो साल की, तो आप हाई स्टेटस एम्प्लॉय हैं। तो आपको लगेगा ये कौन सा स्टेटस का क्राइटेरिया है? इससे तो ऐसा लगता है कि हर एम्प्लॉय क्या हो जाएगा? स्पेसिफाइड। 50,000 रुपये से ज़्यादा साल का। अब मान लो किसी की तनख्वाह 7,000 रुपये महीना हो या 9,000 रुपये महीना हो पर मंथ, 12 महीने की कितनी होगी? 1,08,000। ये भी स्पेसिफाइड है क्योंकि इसे स्टैंडर्ड डिडक्शन दे भी देंगे 16(a) वाली, तो 50,000 से ज़्यादा तो नहीं मिल सकती। तो क्या बनेगा इसका भी? 50 से ज़्यादा। ये भी क्या हो जाएगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। एक और एम्प्लॉय देखना जिसकी 6,000 रुपये महीना बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी 6,000 रुपये महीना है, तो 12 महीने की कितनी होगी? 72 प्लस DA इफ वाला, या कोई भी DA हो, बोनस हो, कमीशन हो, कुछ भी। मान लो वो 3,000 रुपये महीना है, तो 12 महीने का वो भी 36। तो जो कुछ भी कैश मिला जोड़ लो, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद, तो कितना बन रहा है? देखो 50,000 से ऊपर बन रहा है क्या? हाँ बन रहा है। तो इट मीन्स यू आर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। जो कुछ भी कैश मिलता है, जो भी अलाउंस, बोनस, कमीशन, बेसिक सैलरी सब जोड़ लो, डिडक्शन काट लो अगर मिलती है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स वाली कोई भी, उसके बाद 50,000 से ज़्यादा बचे तो इट मीन्स यू आर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो तो बड़े परक्विजिट आपके लिए क्या होने वाले हैं? टैक्सेबल। अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं हो तो बहुत से परक्विजिट आपके लिए क्या होने वाले हैं? माफ, एग्जम्प्ट। एक आदमी की तनख्वाह है सिर्फ 5,000 रुपये महीना, 12 महीने की कितनी होगी? 60। और कुछ उसे कैश मिला ही नहीं, उसे और कुछ कैश मिला ही नहीं, 12 महीने का 60,000, कुछ भी कैश नहीं मिला, तो उसे आप स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे 16(1)(a) 50।
तो आदमी की सैलरी कितनी बची? 10,000। इसका मतलब वो आदमी स्पेसिफाइड एम्प्लॉई। क्लियर? स्पेसिफाइड एम्प्लॉई के केस में तो 50,000 से ऊपर चाहिए। स्पेसिफाइड नहीं होने पे आप बच जाने हैं, आपके बड़े परक्विजिट पे टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? तो एक लिस्ट है पूरी, ये सेकंड कैटेगरी उन परक्विजिट की जो अगर आप स्पेसिफाइड हुए तो टैक्स लगेगा और स्पेसिफाइड नहीं हुए तो बच जाओगे। वो परक्विजिट कौन से हैं जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होने हैं? जैसे कार फैसिलिटी, एम्प्लॉयर ने आपको क्या दे दी हो? कार फैसिलिटी प्रोवाइडेड कर दी हो एम्प्लॉयर ने कि कार ले लो, चलाओ, ऐश करो, कार दे दी हो मालिक ने आपको, उस फैसिलिटी का क्या होगा? या एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ा दिया गया, एम्प्लॉयर कहता है पैसे मैं दे दूंगा या मेरे ही स्कूल में लगा दो। पानी बिजली की फैसिलिटी, वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस फैसिलिटी, या आपको नौकर की फैसिलिटी दे दी, या आपको कंसेशनल शेयर दे दिए, कंपनी ने शेयर सस्ते दे दिए या फ्री में दे दिए, या आपको फ्री में ट्रैवल करवाया गया। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मतलब अलाउंस नहीं, वो तो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के लिए अलाउंस मिलता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। ये फैसिलिटी है, मालिक कहता है ये ले पास। रोडवेज में काम करते हो तो आपको रोडवेज में बस में आपको फ्री जाने का मौका मिल रहा है। रेलवे में जॉब करते हो तो आपका परिवार क्या है, रेलवे में फ्री जाता है। एयरलाइंस में काम करते हो, मान लो एक आदमी पायलट है एयर इंडिया में, तो साल भर में एयर इंडिया में उसका परिवार कुछ एक मतलब हमेशा नहीं, हर बार नहीं, कुछ लिमिट होती है, इतनी बार कहीं जाना चाहे तो फ्री जा सकता है, उस एटसेट्रा। इन सब फैसिलिटीज की डिस्कशन करने जा रहा हूं। इन फैसिलिटीज पे आप पे जनरली टैक्स कब लगेगा? जब आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हुए। आप स्पेसिफाइड नहीं हुए तो जनरली ये चीजें क्या हो जानी है? माफ। वैसे अजीब है, कार नौकर एक ऐसे एम्प्लॉय को मिलेगा जिसकी 50,000 रुपये भी साल के टैक्सेबल मॉनेटरी सीट ना हो। मान लो एक आदमी को 4,000 रुपये महीना तनख्वाह है, उससे नौकर मिलेगा, कार मिलेगी। इनकम टैक्स कहता अगर तेरे को मिली तो माफ होएगी, पर उसको मिलेगी क्या? सोचने की बात है। इनकम टैक्स मजाक ही कर रहा है भाई। अगर तेरी 50,000 से ऊपर नहीं है, कर ऐश, कार पे टैक्स नहीं लगाते हम। पर कार मिलेगी कहाँ ऐसे आदमी को? चांस कम ही है ना। कार किसको मिलेगी? जो हाई स्टेटस होगा, जिसकी तनख्वाह क्या कोई 50,000 1 लाख रुपए महीने की होगी, तो वो आदमी ऑलवेज क्या होगा? स्पेसिफाइड। सीधा कह दो कार पे नौकर पे टैक्स लगना ही लगना है। बाकी चीज़ों में तो मान लूँ चलो बिजली पानी दे दी, गरीब एम्प्लॉय की हेल्प कर दी, बच्चों को स्कूल में पढ़ा दिया, लेकिन कार नौकर तो किसको मिलेगा? जो वैसे ही हाई स्टेटस एम्प्लॉय होगा। बाकी इनकम टैक्स कहता है क्या पता मिल जाए पीएन को भी कार, क्या पीएन को भी अपने घर में नौकर मिल जाए, तो वो माफ है क्योंकि वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं। वैसे सरकारी तो पीएन भी स्पेसिफाइड होगा। क्यों? क्योंकि उसकी तनख्वाह इतनी तो होएगी। 10,000 रुपये महीना भी हुई बेसिक, तो वो तो क्या हो जाएगा? 1,20,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन दे भी दें तो भी क्या बनेगा? 50,000 से ज़्यादा। तो क्या होएगा? वो हर हाल में टैक्सेबल होके ही रहेगा। इस तरह से तो ये कहता है कि कुछ परक्विजिट ऐसे हैं अगर आप स्पेसिफाइड हुए तो टैक्स लगेगा, वरना नहीं लगेगा। अब मैं ये सेकंड कैटेगरी वाले परक्विजिट ही पढ़ने जा रहा हूं। परक्विजिट टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ओनली। अगर आप स्पेसिफाइड नहीं तो ये परक्विजिट माफ होंगे। इसमें सबसे बड़ा परक्विजिट तो कार फैसिलिटी है। कार, अगर एम्प्लॉयर ने आपको कार प्रोवाइड कर दी ऑफिस यूज ओनली, तो क्या होगा? भैया कार घर में चलती नहीं, आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस में कार मिलती है आपको बस। जैसे पुलिस वाले गाड़ी में घूमते नहीं रहते, क्या वो परक्विजिट है? परक्विजिट है वो? किसी का परक्विजिट है? वो आदमी ऑफिस की ड्यूटी दे रहे हैं। कल को तो बस ड्राइवर को भी आप कह दोगे भी तू बस में घूमता है। भैया वो घूम कहाँ रहा है? वो तो ड्यूटी दे रहा है। पुलिस वालों को गाड़ी मिलती है, एसडीओ को, जेई को, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में है या कोई
और किसी इरिगेशन डिपार्टमेंट में है, उनको गाड़ी इसलिए मिलती है कि ऑफिस के काम से वो साइट पे जाके देख सकें कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं, इसलिए मिली है। पर्सनल घर में नहीं लेके जाते, वो ऑफिस के टाइम चलाते हैं, शाम को ऑफिस में खड़ी होके अपना साइकिल स्कूटर उठा के आ जाते हैं घर, दिन भर चलाते हैं, ऑफिस पे गाड़ी में घूमते हैं। तो क्या वो फैसिलिटी है? वो क्या पूरी तरह से एग्जैक्ट, वो कोई फैसिलिटी है ही नहीं। क्लियर? वो कोई फैसिलिटी है ही नहीं ऑफिस के लिए। और अगर घर के लिए मिली कोई तो प्राइवेट यूज ओनली। अगर एक कार आपको इसलिए मिली है घर पे चलाओ, मालिक कहता है खबरदार ऑफिस में लाए तो, ये किस लिए मिली है गाड़ी? घर में चलाओ, ऑफिस में गाड़ी और दूंगा तुम्हें। कहते हैं ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ कहाँ चलाओ? घर में। तो नेचुरल है उस गाड़ी का हर चीज क्या है? पर्सनल यूज हो रही है, तो वो क्या होगी? फुल्ली टैक्सेबल। क्या हो सकता है? सारा खर्चा फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल। क्या? रनिंग एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। कंपनी ने या एम्प्लॉयर ने जो भी रनिंग एक्सपेंसेस दिए, जैसे कि पेट्रोल, डीजल वगैरह, सर्विस के एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर ने दिए वो, प्लस ड्राइवर की सैलरी, अगर ड्राइवर दिया है तो वो भी जोड़ लो, पूरी सैलरी, प्लस गाड़ी भी तो तोड़ रहे हो, गाड़ी भी तो टूट रही है। 10% किसका? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार, 10% पर annum। अगर वो गाड़ी 6 साल पुरानी है, 5 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट वाली है, आज उसकी WDV पुरानी होने की वजह से 3 लाख है, तो मुझे 3 लाख का 10% नहीं करना, मुझे क्या करना है? 5 लाख का 10% करना है। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 50,000। कार ही 6 महीने के लिए मिली है तो कितना कर लूंगा? 6 महीने का 5 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट है, 10% 50 हुआ तो 6 मंथ्स का क्या हो जाएगा? 25,000। ऐसे समझ आया? तो आपको क्या करना है यहाँ पे? प्राइवेट यूज के लिए अगर है तो वो क्या होगी? फुल्ली टैक्सेबल। क्या कि भाई अगर वो गाड़ी पे रनिंग खर्चे किए कंपनी ने, तो वो पेट्रोल, डीजल, सर्विस के चार्ज कहाँ यूज हुई गाड़ी? सिर्फ आपके घर पे। तो सारा खर्चा कहाँ लगा? आपके घर पे कामों पे। वो सारा खर्चा मान लो उसमें मालिक ने साल भर में पेट्रोल डलवा दिया 50,000 का, ओके, मैं कहता हूँ ड्राइवर 3,000 रुपये महीने वाला है, तो 12 महीने की एम्प्लॉयर ने वो सैलरी दे दी, प्लस गाड़ी मान लो 4 लाख वाली है ओरिजिनल कॉस्ट, तो उसका 10% पर annum आप गाड़ी तोड़ रहे हो, कितना हो गया? 40। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1,26। टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1,26,000। क्लियर? 1,26,000 रुपये ये टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, इस पे टैक्स। मैं कहता हूं गाड़ी एम्प्लॉय खुद चलाता है तो ड्राइवर छोड़ दो, नहीं है तो। मैं कहता हूं गाड़ी का पेट्रोल भी एम्प्लॉय खुद डलवा लेता है, गाड़ी कंपनी ने दे दी, पेट्रोल पर्सनल यूज में जितना लगता है खुद डलवाता है, गाड़ी भी खुद ड्राइव करता है, तो गाड़ी तो टूट रही है, सिर्फ क्या ले लो? ये 10% कॉस्ट का, ये टैक्सेबल हो जाएगा। ये दोनों हटा देंगे, सिंपल। समझ आया? गाड़ी सिर्फ ऑफिस यूज के लिए मिलती है तो पूरी तरह से क्या होगी? अगर सिर्फ प्राइवेट यूज के लिए मिली है तो क्या होगी? फुल्ली टैक्सेबल। जो भी खर्चे हैं एम्प्लॉयर ने किए आपके पर्सनल यूज के ऊपर, पेट्रोल, डीजल, एक्चुअल कॉस्ट का 10% ड्राइवर दिया है अगर उसकी सैलरी, ये सब क्या हो जाएगा? फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन अक्सर गाड़ियां किस लिए मिलती हैं? मिक्स यूज। मिक्स यूज यानी कि प्राइवेट यूज एंड ऑफिशियल यूज। वो गाड़ी घर में भी चलती है और पर्सनल भी चलती है, तो इसका रूल क्या है? प्राइवेट और ऑफिशियल यूज दोनों में चलती है, तो इसका रूल देखना होगा। क्या रूल है वो डिस्कस करना पड़ेगा अपने को। क्या कहता है देखते हैं। चलो, तो ये कहता है कि अगर गाड़ी मिक्स चलती है तो यहां इसका रूल क्या है देखना। सबसे पहले तो स्मॉल कार है कि लार्ज कार है? इनकम टैक्स कहता है ये बताओ पहले। अप टू 16 हॉर्स पावर की गाड़ी छोटी होती है, या 1600 सीसी की कह दो, या 1.6 क्यूबिक लीटर की कह दो, और अबव 16 हॉर्स पावर की गाड़ी बड़ी, या 1600 सीसी या 1.6 सीसी लीटर कह दो, क्यूबिक लीटर, ये गाड़ी बड़ी होती है। बड़ी गाड़ी है कि छोटी गाड़ी? फिर एक मिक्स चलती है। एक गाड़ी है जो आप ऑफिस के टाइम ऑफिस में चलाते हैं, शाम को अपने घर ले जाते हैं, पर्सनल चलाते हैं, तो इनकम टैक्स कहता है अब तो गाड़ी
दोनों जगह टूट रही है, घर में भी ऑफिस में भी। पेट्रोल दोनों जगह खर्च हो रहा है, घर में भी ऑफिस में भी। अगर ड्राइवर मिला है तो वो भी काम चल रहा है दो जगह, घर में भी और ऑफिस में भी। तो टैक्स कैसे लगाएं? अब कैसे निकले कि कितनी पर्सनल यूज खर्चे हैं? तो इनकम टैक्स ने कहा पहले तो ये देख लो एक्सपेंसेस, मान लो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय एम्प्लॉयर। पर्सनल खर्चे भी कौन भरता है? एम्प्लॉयर। और दूसरा सिचुएशन, इफ उसके जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं बोर्न बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, उसके पर्सनल खर्चे भी एम्प्लॉय खुद भरता है। दो सिचुएशन है, अगर उसके पर्सनल एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर भरता है या उसके पर्सनल एक्सपेंसेस एम्प्लॉय खुद भरता है, दो सिचुएशन है। देखो इसमें अभी ड्राइवर नहीं आया, ड्राइवर के बिना है, यानी ये दोनों पॉइंट तो किसी के हैं? गाड़ी के रनिंग एक्सपेंसेस के प्लस किसके? गाड़ी की वैल्यू लॉस्ट के, डेप्रिसिएशन की। ये दोनों पॉइंट है, ड्राइवर अलग है। एक गाड़ी मिली जो ऑफिस के टाइम ऑफिस में चलती है, घर के टाइम घर में चलती है, सारे खर्चे पे टैक्स लगाना ठीक नहीं है। सारे पे टैक्स तब लगाते जब वो गाड़ी सिर्फ कहाँ चलती? पर्सनल। और सारे को माफ़ करना भी ठीक नहीं, माफ़ कब कर देते? जब वो गाड़ी सिर्फ कहाँ चलती? ऑफिस। अब ये दोनों में चली है तो रनिंग का खर्चा पेट्रोल डीजल का प्लस डेप्रिसिएशन का। रूल क्या कहता है? छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी 1800-2400 रुपये महीना टैक्सेबल होगा पर मंथ, और 2400 रुपये पर मंथ टैक्सेबल होगा। इससे टैक्सेबल अमाउंट निकलना है। कितना टैक्सेबल हो जाएगा? मिक्स यूज की गाड़ी है, मिक्स यूज, तो कितना टैक्सेबल? छोटी गाड़ी 1800, बड़ी गाड़ी कितना? 2400। अगर वो पेट्रोल अंदाजे से पर्सनल खुद डलवाता है, अंदाजे से जितनी घर में चलती है उसका पेट्रोल खुद डलवाता है एम्प्लॉय, तो फिर पेट्रोल तो छोड़ दो, रह गया क्या? डेप्रिसिएशन। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या आ जाएगी? 600 और 900 पर मंथ, 900 पर मंथ। समझ आया? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि स्मॉल कार है, अब आपको पेपर में देगा कार छोटी है बड़ी, या ये इंजन कैपेसिटी लिख देगा। जैसे पर मारुति 800 कहते हैं, वो 800 सीसी है, छोटी गाड़ी है। ज़्यादातर गाड़ियां छोटी हैं, कुछ हैवी गाड़ियां हैं, जैसे मान लो कोई सफारी है या हेक्टर है, कोई बड़ी गाड़ियां हैं, मान लो इनोवा है, उसके पीछे लिखा भी होता है, कभी आप नोट करना 2.5 सीसी या 2.8, तो वो इसका मतलब 250 सीसी की है वो, या 2500 सीसी है, तो वो बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है। ठीक है, तो ये हमें तो क्या पता, हम तो स्टूडेंट हैं, हम कोई गाड़ियों का काम थोड़ी करते हैं कि सारी गाड़ियों का इंजन कैपेसिटी हमें पता हो। हमें तो पेपर में दे देगा गाड़ी छोटी है कि गाड़ी बड़ी है, या इस तरह दे देगा 1.6 सीसी तक की है या उससे ऊपर है, तो हम उसके हिसाब से कर देंगे। तो गाड़ी अगर मान लो आपको स्मॉल कार प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड बाय कंपनी, उन्होंने आपको छोटी गाड़ी दे दी, प्राइवेट यूज का पेट्रोल, मिक्स यूज होती है वो गाड़ी, मिक्स चलती है। प्राइवेट यूज का जो पेट्रोल है पेड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, प्राइवेट यूज का एम्प्लॉय खुद भरता है, प्राइवेट यूज वाला एम्प्लॉय खुद भरता है। तो इसमें क्या रूल लगेगा? खुद भरता है। छोटी गाड़ी में पर्सनल पेट्रोल खुद डलवाता है, तो कितने रुपए टैक्स होंगे? 600 रुपये महीना, 12 महीने के कितने? 7200 आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा। क्लियर? अगर मैं ये ना कहता कि पर्सनल पेट्रोल वो खुद डलवाता है, बस ये कहता है कि स्मॉल कार प्रोवाइडेड, ये नहीं बताया किसने पेट्रोल डलवाया, तो इसका मतलब मान लिया जाए कि सारा खर्चा पेट्रोल का कौन करता है? कंपनी वाले। तो छोटी गाड़ी में कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 1800 पर मंथ, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? 21600 टैक्सेबल हो जाएगा, 21600 टैक्सेबल हो जाएगा। समझ आए? किसी को प्रॉब्लम हो जाएगा इस तरह से? तो 21600 ये इस तरह से टैक्सेबल हो जाएगा 1800 रुपये महीने के हिसाब से। क्लियर? बोलो। और अगर मैं ये कह दूं कि गाड़ी जो है बड़ी है तो 2400 रुपये महीना टैक्सेबल, खुद पेट्रोल डलवाते हो तो 900 रुपये महीना। इन सब में अगर इफ ड्राइवर इज प्रोवाइडेड, शोफर प्रोवाइडेड है या ड्राइवर प्रोवाइडेड है,
अगर आपको इस गाड़ी के साथ शोफर या ड्राइवर प्रोवाइडेड है तो आप ऊपर वाले हर केस में कितना ऐड कर दो, ₹900 टू बी एडेड इन ऑल अबव केसेस। ऊपर वाले केसेस में कितना जोड़ लो, 900 रुपये ड्राइवर के। ड्राइवर लेता हो 500 या ड्राइवर लेता हो 5000 या 50,000, कोई मतलब नहीं। इनकम टैक्स कहता है फिक्स कितने रुपए जोड़ने हैं, 900 रुपये। अगर ड्राइवर भी मिला है तो 1800 की जगह क्या कर दूंगा, 900 जोड़ के 2700 पर मंथ। यहाँ क्या कर दूंगा, 2400 की जगह 900 ऐड करके 3300 पर मंथ। यहाँ पे 1500 रुपये महीना, यहाँ पे 1800 पर मंथ। तो जैसे मैं कह रहा हूँ छोटी गाड़ी मिक्स यूज के लिए प्रोवाइडेड है, विद ड्राइवर प्रोवाइडेड है। ड्राइवर की सैलरी नहीं मुझे देखनी, चाहे उसकी सैलरी 500 रुपये क्यों ना हो, हमें 900 रुपये ऐड करना है, फिक्स है ये इनकम टैक्स में। कितना करूं ये, 900 रुपये पर मंथ और जोड़ लो, कितना हो जाएगा ये, 2700 रुपये महीना हो जाएगा। 2700 रुपये महीना 12 महीने का कितना हो जाएगा बोलो, 32,400 इज द टैक्सेबल अमाउंट। 32,400 टैक्सेबल हो जाएगा। समझ आया ये किस तरह से टैक्सेबिलिटी इसकी बनेगी, कोई डाउट इसमें? 32,400 टैक्सेबल हो जाएगा। समझ आया, बोलो कोई प्रॉब्लम? तो इस तरह से इसकी टैक्सेबिलिटी की ये बात करता है कि किस तरह से ये अमाउंट टैक्सेबल होगा, तो वो डिटेल बताता है। 900 रुपये हर केस में। मान लो ये छोटी गाड़ी है पर मिक्स यूज होती है, ड्राइवर के साथ मिली है, पर पर्सनल खर्चे कौन भर रहा है, पर्सनल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ। एम्प्लॉय खुद देता है पर्सनल खर्चे, तो इस केस के अंदर कितने रुपए जोड़ लो, छोटी गाड़ी पर्सनल खर्चे खुद करता है तो कितना हो जाएगा, 900। 900 प्लस 900 कितना हो जाएगा, 1800। छोटी गाड़ी है, ओके 600। 900 के हिसाब से 1500, ठीक है ना, छोटी गाड़ी 600। 900 रुपये ड्राइवर के जोड़ दिए तो कितने रुपए हो गए, 1500 रुपये महीना। तो 1500 इंटू 12 महीने का कितना हो गया, 18,000 टैक्सेबल आ जाएगा। बोलो कोई डाउट? फिक्स है, इनकम टैक्स ने कहता झंझट छोड़ो, कितने लगे कितने नहीं, हमने तो फिक्स रूल दे दिया। मिक्स यूज होगी गाड़ी, कंपनी प्रोवाइड करेगी, पर्सनल खर्चे भी तेरे कंपनी भरेगी, तो छोटी गाड़ी का 1800 पर मंथ टैक्सेबल है, बड़ी गाड़ी का 2400 पर मंथ टैक्सेबल है। लेकिन ड्राइवर और जोड़ लेना अगर ड्राइवर मिला है। ड्राइवर की सैलरी कितनी है मत देखना, फिक्स है 900 रुपये जोड़ने हैं, तो 1800 की जगह क्या हो जाएगा, 2700 पर मंथ, और 2400 बड़ी गाड़ी है तो कितना हो जाएगा, 3300। खुद पेट्रोल डलवाते हो तो 600, ड्राइवर है तो 1500 कर लेना। बड़ी गाड़ी 900, ड्राइवर है तो 1800 रुपये महीना कर लेना। इस तरह से क्या आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। बोलो कोई डाउट? हो जाएगा ये, किसी को प्रॉब्लम इसमें? इस तरह से ये टैक्सेबल अमाउंट इसका सॉल्व हो सकता है। तो इस कार को आप सॉल्व कर सकते हो, मोटर कार फैसिलिटी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक। फिर इसके अंदर छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी। अब थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, ये गाड़ी किसकी थी, कंपनी वालों की। उन्होंने गाड़ी दी तो अपन ने टैक्सेबल अमाउंट इस तरह से निकाल लिया, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी देखते हुए उसके हिसाब से टैक्सेबल वैल्यू आ गई। लेकिन अगर गाड़ी एम्प्लॉय की खुद की हो तो क्या होगा, देखना क्वेश्चन चेंज हो गया थोड़ा। गाड़ी किसकी खुद की टूट रही है, एम्प्लॉय की। इफ एम्प्लॉय हैव पर्सनल कार, अगर वो पर्सनल कार है और ऑफिस में चलाता है तो नथिंग इज टैक्सेबल। अगर पर्सनल कार पर्सनल चलाता है तो गाड़ी खुद की टूट रही है, अगर पेट्रोल कंपनी ने डलवा दिया तो वो पेट्रोल क्या होगा, टैक्सेबल। भाई मान लो मेरी खुद की गाड़ी है, अब मेरी खुद की गाड़ी है, इसमें मालिक कहता है यार सुमित तेरे पास गाड़ी है तू यूज कर ले पर्सनल, जो भी पेट्रोल है उस पंप से डलवा लिया कर। मैंने वो गाड़ी घर पे चलानी है, सारा पेट्रोल उसी पंप से डलवाता हूं, जिसको पेमेंट कौन करता है, एम्प्लॉयर, और मुझे ड्राइवर भी मिला हुआ है। तो क्या रूल होगा, पूरा का पूरा ड्राइवर की सैलरी और पूरा का पूरा क्या, पेट्रोल डीजल क्या होएगा, टैक्सेबल। बोलो क्लियर है नहीं है? तो पूरा का पूरा टैक्सेबल अगर पर्सनल। दिक्कत तो तब है जब वो गाड़ी क्या चलती है, मिक्स यूज। अब देखना
गाड़ी मैं नौकरी करता हूं मेरी है और चलती कहाँ है, ऑफिस के टाइम ऑफिस में और शाम को मेरे घर पे, मिक्स चलती है। और खर्चे कौन करवा रहा है उसमें, एम्प्लॉयर। सारे खर्चे कौन पे कर रहा है। एक बात है, अगर गाड़ी पर्सनल है और मैं घर के खर्चे भी खुद करूँ अपनी जेब से तो नथिंग इज टैक्सेबल। फिर टैक्सेबल क्या है, गाड़ी मेरी टूट रही है, पेट्रोल पर्सनल मैं खुद डलवा रहा हूँ, तो टैक्सेबल क्या होगा, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं कहूँ कि इफ एक्सपेंसेस, रनिंग एक्सपेंसेस और ड्राइवर सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है ड्राइवर, तो इस केस में क्या रूल है। तो आप देखो स्मॉल कार है कि लार्ज कार है, पहली बात तो ये देखो स्मॉल के लार्ज, जितने भी एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं पेड बाय कंपनी, कंपनी ने जितने खर्चे पे कर दिए उसमें से 1800 रुपये महीना कम करके फालतू वाला क्या होगा, टैक्सेबल। जितने भी एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं पेड बाय एम्प्लॉयर करने के बाद उसमें से 2400 रुपये महीना कम कर दो, बाकी का आएगा फालतू, क्या आएगा, टैक्सेबल। याद रखना, बाय चांस ये अमाउंट इसके जैसा है तो इसलिए याद रखना आसान हो जाएगा, वरना इसका उससे कोई लिंक नहीं। ये तो टैक्सेबल अमाउंट था कि भैया कुछ नहीं, गाड़ी कंपनी की है तो टैक्सेबल अमाउंट क्या है, छोटी गाड़ी 1800, बड़ी गाड़ी क्या 2400, वहां पे इतना माफ है। यानी वहां पे ये माना गया कि टोटल खर्चे में इतना ऑफिस का खर्चा है, बाकी सारा क्या है, पर्सनल, ये माफ किया जा रहा है। अगर गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉय की पर्सनल कार है, पेट्रोल कौन डलवाते हैं, कंपनी वाले, तो जितना वहां टैक्सेबल होता था इतना यहां पे क्या होएगा, माफ, फालतू वाला क्या होगा, टैक्सेबल। सुनो, मैं कह दूं कि एम्प्लॉय की पर्सनल कार है, पर्सनल कार मिक्स यूज होती है, ऑफिस में भी घर पे भी, टोटल एक्सपेंसेस पेड बाय कंपनी, कंपनी ने उस कार पे रनिंग एक्सपेंसेस पे कर दिए, आर्मी रनिंग एक्सपेंसेस वो पे कर दिए 30,000, छोटी गाड़ी है ये, स्मॉल कार है, तो कितना रुपए माफ, गाड़ी एम्प्लॉय की खुद की है तो कितना माफ हो जाएगा, 1800 पर मंथ, 12 मंथ्स का कितना छोड़ दो, 21,600, जितना वहां टैक्सेबल था उतना यहां माफ, तो ये एग्जम्प्ट हो गया, तो बाकी टैक्सेबल कितना है, 8400 टैक्सेबल हो जाएगा। यानी ये दो सिचुएशन अलग अलग हैं। अगर गाड़ी एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड की है तो छोटी बड़ी गाड़ी देखते हुए ये रूल लगाना है। अगर पर्सनल खर्चे भी कंपनी करती है तो 1800 टैक्सेबल, 2400 टैक्सेबल। पर्सनल खर्चे एम्प्लॉय खुद करता है तो 600 रुपये टैक्सेबल, 900 रुपये टैक्सेबल। इन चारों में 900 रुपये ड्राइवर के और जोड़ लेना, चारों सिचुएशन में 900 रुपये ड्राइवर के और ऐड हो जाएंगे। समझ आइए, बोलो। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय की खुद की गाड़ी है तो सिचुएशन बदल गई है, मिक्स चलती है तो ये टेबल नहीं लगानी, उसमें जितना भी पेट्रोल डीजल कंपनी ने डलवाया है उसमें से जो ऑफिस के हिस्से का पेट्रोल डीजल है वो क्या कर दो, कम, बाकी पर्सनल वाला पेट्रोल डीजल आ जाएगा, वो खर्च क्या होगा, टैक्सेबल। अब ऑफिस का पेट्रोल डीजल कितना है कोई एविडेंस नहीं, खर्च कितना ऑफिस का है तो आप फिक्स है कितने रुपए ऑफिस का मान लो, छोटी गाड़ी में 1800 पर मंथ, बड़ी गाड़ी में 2400 पर मंथ, बाकी सारा पेट्रोल पर्सनल यूज का है, वो क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। समझ आई बात, इस तरह से वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं ये, तो इस तरह से यहां से टैक्सेबल अमाउंट निकल सकता है 1800 2400 कम करके। किसी को भी प्रॉब्लम इसमें समझ आइए किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस तरह मान लो एम्प्लॉय प्रूव करने को तैयार है कि मेरे खर्चे इससे ज्यादा हुए, कहता जी मेरा तो ये 30,000 में से 25,000 ऑफिस का है सर, आप तो ये कह रहे हो इतना है 1800 रुपये महीना, मेरे हिसाब से तो ये खर्चा क्या है 25,000 ऑफिस का है, इसलिए सर 5,000 टैक्सेबल होना चाहिए। इनकम टैक्स कहता है सबूत दे, ले आ तू रिकॉर्ड बना के। भी रिकॉर्ड कैसा, जैसे शाम को ऑफिस से घर जाती है तो कोई कंपनी वाला आदमी रीडिंग नोट करे मीटर पे कितने किलोमीटर का रीडिंग है उसमें, सुबह आए जब फिर ऑफिस का कंपनी का आदमी नोट करे कितनी रीडिंग, सारा साल ऐसे नोट किया जाए तो उससे सबूत दिया जा सकता है कि घर में क्या चलती है, बहुत कम, तो उससे प्रोपोर्शनेट कर लो ऑफिस का खर्चा कितना है, फिर आप ज्यादा भी कम कर सकते हो यहाँ पे ऑफिस का।
लेकिन आपको उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? रिकॉर्ड। नहीं है कोई रिकॉर्ड, मुश्किल है रिकॉर्ड बनाना, तो हम तो इतना ही ऑफिस का मान लेंगे 1800, बड़ी गाड़ी 2400। समझ आई बात? और अगर ड्राइवर भी साथ में मिला है तो इस एक्चुअल कॉस्ट में क्या जोड़ लो? ड्राइवर की पूरी सैलरी, ड्राइवर की पूरी सैलरी। यहाँ पे 1800 की जगह क्या हो जाएगा? 2700 रुपये महीना माफ। यहाँ 2400 की जगह क्या हो जाएगा? 3300 रुपये महीना माफ। 900 ड्राइवर का और जोड़ लेना। बाय चांस ये अमाउंट इससे मैच कर गया, इसलिए याद रखना क्या हो जाएगा? आसान। कि मान लो मैं कहता हूं कि पर्सनल कार है मेरी, बड़ी गाड़ी है, देखना मेरे पास पर्सनल कार है बड़ी, पर्सनल लार्ज कार पर्सनल है, और कहां चलती है? मिक्स यूज, ऑफिस में भी घर पे भी। एम्प्लॉयर पेड ऑल रनिंग एंड ड्राइवर सैलरी, मालिक ने सारे खर्चे दे दिए, रनिंग के भी, ड्राइवर की सैलरी के भी 70,000 रुपए। इसमें से ऑफिशियल एक्सपेंसेस कितने माने जाएं? क्योंकि जब गाड़ी पर्सनल होती है तो ये टेबल नहीं लगती, फिर तो टोटल एक्सपेंसेस में से क्या कम किए जाएं? जो भी ऑफिस के खर्चे हैं, ऑफिस के कितने माने जाएं? 2400 रुपये बड़ी गाड़ी, 900 ड्राइवर का, कितना हो गया? 3300 पर मंथ। तो 12 महीने का कितना हो गया बोलो? 39,600। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा? 30,400 टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। बोलो कोई डाउट? 30,400 टैक्सेबल अमाउंट यहां से निकल सकता है। कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगा ये। तो इस तरह से अगर आप प्रूव कर सकते हो कि मेरा खर्चा इससे ज्यादा है ऑफिस का, इस 70 में से ऑफिस पे मेरा ज्यादा खर्च हुआ है, इससे भी ज्यादा हुआ है, तो भैया सबूत दे, बिल बना, रिकॉर्ड बना, कितना चली, कहां चली, फिर ठीक है, तुझे क्या कर देंगे हम? ज्यादा माफ कर देंगे। सबूत दे। समझे? कोई डाउट इसमें? बोलो। और हां, अगर गाड़ी कंपनी की है, सारा खर्चा कंपनी करती है, तो बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी, ये रूल है। मैं कहता हूं गाड़ी 8 महीने और 20 दिन के लिए मिली, 8 महीने और 20 दिन, 20 दिन छोड़ दो, फ्रैक्शन छोड़ दो। आपको ये जो कैलकुलेशन करनी है कितने महीने की कर लो? 8 मल्टीप्लाई किससे कर लेना? 8। मंथ को राउंड नहीं करना, कंप्लीट मंथ लेने हैं। अगर 4 महीने के लिए कार मिली तो 4 महीने की कैलकुलेशन यहां से करनी है। समझ आया? बोलो कोई डाउट? क्लियर? इस तरह से आप यहां से कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? बोलो कोई डाउट? तो इस तरह से आप यहां पे कैलकुलेशन करेंगे। और एक बात, ये जो पर्सनल कार वाला ये रूल बताया ना मैंने आपको, ये टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय होता है। ये सब एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है, एज इट इज ऑब्लिगेशन। इट इज ऑब्लिगेशन। लास्ट क्लास में ऑब्लिगेशन वर्ड का मीनिंग किया था हमने। आपकी ड्यूटी किसी और ने बेयर कर ली, दैट इज ऑब्लिगेशन। खर्चा कार आपकी पेट्रोल मालिक डलवा रहा है तो देन इट इज ऑब्लिगेशन। टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय, टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय, चाहे वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो ना हो, क्योंकि ऑब्लिगेशन कहां पढ़ा आपने? फुल्ली टैक्सेबल परक्विजिट में, घर वाले पॉइंट के बाद पढ़ा था। इट इज फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि गाड़ी मेरी है, पेट्रोल कंपनी डलवा रही है, तो इट इज ऑब्लिगेशन। और ये वाला क्या होगा फिर? पर्सनल कार एम्प्लॉय वाला सबके लिए टैक्सेबल होगा, सबके लिए टैक्सेबल होगा। क्लियर? तो ये इस केस में सबके लिए टैक्सेबल होने वाला है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये ऑब्लिगेशन तो नहीं बन गया, कहीं ऑब्लिगेशन बन गया तो सबके लिए टैक्सेबल होने वाला है। क्लियर? बोलो कोई डाउट इसमें? स्ट्रीम दोबारा बना दो। हाँ चलो, फोन कर दो उनको। तो ये क्या है? ऑब्लिगेशन हो गया तो टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय होगा, ये याद रखना। सही है? बोलो कोई डाउट?
तो कार में काफ़ी कुछ हो गया है, कार के काफ़ी डिटेल्ड रूल हो गए कि कार सिर्फ पर्सनल चलती है, मालिक ने गाड़ी दी, फुल्ली टैक्सेबल। सारा रनिंग एक्सपेंसेस, सारा ड्राइवर, 10% कार की डेप्रिसिएशन वैल्यू। कार मिक्स चलती है, कंपनी ने कार दी है, तो ये रूल टेबल लगेगी। क्या टेबल है ये कि गाड़ी के पर्सनल एक्सपेंसेस कंपनी पे करती है, तो क्या रूल लगेगा, बड़ी गाड़ी 2400, छोटी गाड़ी क्या 1800। अगर कार के पर्सनल एक्सपेंसेस एम्प्लॉय खुद देता है तो क्या, पेट्रोल तो खुद बढ़ रहा है। ये किस वजह से है, ये डेप्रिसिएशन की वजह से है। क्लियर, 600 900। और इन चारों सिचुएशन में क्या कर देंगे आप, ड्राइवर भी ऐड कर देंगे 900 रुपये महीना। लेकिन दूसरी सिचुएशन, गाड़ी अगर एम्प्लॉय की खुद की है तो, चेयर को हटा दो, गाड़ी अगर एम्प्लॉय की खुद की है तो पर्सनल चलती है, तो जितना पेट्रोल कंपनी ने डलवाया ड्राइवर की सैलरी क्या होगी, फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि आपके घर पे खर्च है। लेकिन दूसरी बात, और अगर वो गाड़ी मिक्स चलती है तो क्या करना है, एक्चुअल जितनी भी कॉस्ट कंपनी पे कर रही है उसमें से कम करना है क्या, ऑफिशियल एक्सपेंसेस, ऑफिस के खर्च कितने, या तो प्रॉपर रिकॉर्ड बनाओ आप, उतने कम करो। अगर प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है तो क्या होगा, आपको इनकम टैक्स कहता है फिक्स बता देते हैं, छोटी गाड़ी का 1800, ड्राइवर है तो 2700, बड़ी गाड़ी का 2400, ड्राइवर है तो 3300 रुपये ऑफिस का खर्च मान लो, माफ कर दो, फालतू वाला क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और इस कैटेगरी में पर्सनल कार वाली में इट इज फुल्ली टैक्सेबल, ये फुल्ली टैक्सेबल होगी, फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय होगी। समझ आया ये, किसी को भी डाउट इसमें, अभी बात करते हैं, यहां तक कोई डाउट। और पर मंथ लेना है, याद रखना, फ्रैक्शन डेज क्या करने हैं आपने, स्किप कर देने हैं, जितने भी फ्रैक्शन डेज होंगे वो छोड़ देने हैं। ग्रुप में डाल दो, इंटरवल में, इसमें डाल। क्लियर, बोलो कोई डाउट। तो वो डेज वाली कैलकुलेशन को आपने छोड़ देना है। कोई प्रॉब्लम होता है, कई बार बच्चा ना उसको राउंड कर लेता है, जैसे मान लो गाड़ी मिली 7 महीने 25 दिन, वो उसे 8 महीने कर लेता है, नहीं 25 दिन छोड़ दो, कंप्लीट मंथ लेने हैं। और एक बात, अगर एक कार ऐसे मिली, कार फॉर ऑफिस टू रेजिडेंस, रेजिडेंस टू ऑफिस, मान लो गाड़ी ऑफिस से घर जाके खड़ी कर दो, घर से सुबह ऑफिस में ले आओ, इसलिए मिली है। ऐसा क्यों, घर में चलानी नहीं, गाड़ी किस लिए मिली है, बस क्योंकि उस एरिया में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आप ऐसी फैक्ट्री में जॉब लगे हुए हो जो शहर से दूर है और मेन रोड से भी दूर है, वहाँ पे कोई बस या ट्रेन या कोई ऑटो वगैरह नहीं चलते, तो आप जाओगे कैसे, आपके पास व्हीकल नहीं, क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि आप नौकरी नहीं ज्वाइन करोगे। तो कंपनी ने कहा भाई ऐसे है, ये बाइक पकड़ या ये कार पकड़, सुबह आके ऑफिस में खड़ी कर दिया कर, शाम को घर जाके खड़ी कर दिया कर, चलानी नहीं घर पे, तो वो फैसिलिटी है ही नहीं समझो, वो तो उसे ऑफिस लाने का एक मीन है बस। तो उस केस में ये क्या है, एग्जाम, ये पर्सनल चलाता नहीं है, पर्सनल चलाता नहीं है, ये सिर्फ वहां गाड़ी खड़ी रहती है बस, घर पे, घर से कहां ले आता है, ऑफिस। तो ये पूरी तरह से क्या है, एग्जाम है। क्लियर ये बात, बोलो। तो आपको देखना है कि कोई व्हीकल इसलिए मिला, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाके खड़ा कर दो बस, तो ये फैसिलिटी है ही नहीं, और क्या होगी, माफ। डाउट यहां तक कोई भी कार परक्विजिट में, बोलो। अब एक और इश्यू है इसमें कार परक्विजिट में, देखना, अगर किसी को मोर देन 2 कार मिली हो, मोर देन वन, एक कार मिली हो मिक्स यूज करके, तो क्या होगा बता दिया मैंने। अब अगर मैं कह दूं कि एक से ज्यादा गाड़ियां मिली हैं एम्प्लॉय को, तो क्या होगा, देखना, सपोज मोर देन 1 कार प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर ने एक से ज्यादा गाड़ियां दी है और मिक्स चलती हैं, बदल बदल के ले आता है, कभी वो ऑफिस में कभी वो, 2 गाड़ियां दी हुई हैं, तो इनकम टैक्स कहता है तेरी चॉइस, बड़ी छोटी गाड़ी, एनी वन, कोई भी एक कार, कोई भी कार, एज पर द ऑप्शन ऑप्टेड बाय एम्प्लॉय,
एम्प्लॉय किसी भी गाड़ी, छोटी बड़ी गाड़ी किसी को भी क्या मान ले, मिक्स यूज। और मोर देन वन कार जो है, एक कार से जो ज्यादा है उसे क्या माना जाएगा, प्राइवेट यूज ओनली। उसको सिर्फ और सिर्फ क्या माना जाएगा, प्राइवेट यूज ओनली। भी मान लो एम्प्लॉय को 3 गाड़ियां मिल गई, ऑफिस में तो एक ही लाता होगा, बदल बदल के लाए, बाकी तो उसके पीछे परिवार वाले यूज करते होंगे, मान के चलो। तो इसलिए इनकम टैक्स कहता है एक गाड़ी कोई भी तेरी चॉइस है, मिक्स यूज मान ले, एक से ज्यादा जितनी भी गाड़ियां हैं वो क्या मानी जाएंगी, प्राइवेट यूज ओनली। यानी उसका फुल रनिंग एक्सपेंसेस, होल रनिंग एक्सपेंसेस, और अगर ड्राइवर है तो पूरी ड्राइवर की सैलरी फुल, और 10% पर एनम उसकी किसका, एक्चुअल कॉस्ट का, ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और जो मिक्स यूज है ये वाली गाड़ी, इसका तो क्या होगा, साइज के अकॉर्डिंग 1800-2400 रुपये महीना टैक्सेबल होगा ड्राइवर के बिना। ड्राइवर है तो 900 और जोड़ दो। कोई भी एक गाड़ी मिक्स और एक से ज्यादा गाड़ियां क्या मानी जाएंगी, प्राइवेट यूज ओनली। वो रूल लगेगा टैक्स लगाने का। वैसे चांस मंदा चल रहा है मार्केट में जबरदस्त, और बहुत कम चांस है कि आपको कंपनी क्या 2 गाड़ियां दे, 3 गाड़ियां दे, बहुत कम चांस हैं। और लेके करोगे भी क्या, चाहिए कितनी है इस परिवार को। मान लो एक आधी तो बंदे की पर्सनल होती है, एक कंपनी ने दे दी सफिशिएंट है। इससे अच्छा तनख्वाह ही ज्यादा ले लेगा ना, भी मालिक को कहेगा जी मेरे को वैसे ही तनख्वाह ही दे दो, गाड़ियां इतनी लेके क्या करना है, खर्चे ही होते हैं फालतू, आपके भी मेरे भी। तो चलो बुकिश है, मिल जाए तो हमें टैक्स कैसे लगाना है वो मैंने बता दिया। ये तो कार परक्विजिट था, समझे। तो कार कैसे चलती है उसके अकॉर्डिंग पर्सनल प्राइवेट वो सारा रूल अपन ने देखना है। रिकॉर्ड बनाने वाली बात है, ये सारी चीजें इसमें देखनी है। इसके अलावा अगर कोई बाइक वगैरह मिल जाए, अदर व्हीकल जैसे कि स्कूटर बाइक, प्रोवाइडेड बाय कंपनी, कार निधि कंपनी ने क्या दे दी, बाइक ले भैया, बाइक ले, कंपनी ने खरीद के दे दी, क्या चला, बस मिक्स चलाता है वो, तो मिक्स यूज होती है। ऑफिस के टाइम ऑफिस में, घर के वक्त घर में चलती है। तो कितना टैक्सेबल होगा, ये टैक्सेबल होगा 900 रुपये महीना, ये टैक्सेबल सीधा रूल। मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूं, उन्होंने मुझे एक बाइक ले दी, कहता जी सारा पेट्रोल हम डलवाएंगे, ड्राइवर तो मैं खुद ही हूं। कार चलाने के लिए तो ड्राइवर मिलेगा, बाइक चलाने के लिए थोड़ी ड्राइवर मिलेगा, वो तो खुद ही चलानी पड़ेगी। तो बस 900 रुपये महीना टैक्सेबल है, क्लियर। और अगर वो बाइक भी मेरी खुद की है, सपोज क्या है, बाइक या कार, बाइक या स्कूटर जो है वो क्या है, पर्सनल ऑफ एम्प्लॉय का खुद का है, तो सारे खर्चे, ऑल एक्सपेंसेस पेट्रोल वगैरह के, पेड बाय एम्प्लॉयर जितने भी खर्चे करता है उसमें से 900 रुपये महीना ऑफिस का माफ, फालतू वाला क्या आ जाएगा, टैक्सेबल। बिल्कुल कार वाली कहानी है। कार मिली तो जितना टैक्सेबल था, मालिक की गाड़ी थी 1800-2400, जब गाड़ी खुद की हो, मिक्स चले तो माफ हो जाता था टोटल बिल में से 1800-2400। यही बाइक की कहानी है। अगर कंपनी वालों की बाइक है, आपको मिक्स यूज के लिए मिली, तो कितना पेट्रोल लगता है, छोड़ो, 900 रुपये महीना टैक्सेबल है। और अगर आपकी पर्सनल बाइक है और सारा पेट्रोल कंपनी वाले डलवा रहे हैं, तो कितना टैक्सेबल होगा, सारे पेट्रोल में से 900 रुपये महीना माफ, फालतू वाला पेट्रोल क्या होगा, पर्सनल, और वो क्या होगा, टैक्सेबल। मान लो सारे साल में 25,000 का पेट्रोल डलवा दिया कंपनी वालों ने, तो 900 रुपये महीना 12 महीने का 10,800 क्या है, माफ कर दो, तो कितना टैक्सेबल आ जाएगा, 14,200 टैक्सेबल आ जाएगा। क्लियर है। इस तरह से टैक्सेबल अमाउंट निकाल लेंगे। कोई डाउट इसमें, बोलो। तो टैक्सेबल अमाउंट इस तरह, अगर आप गाड़ी की तरह, आप कहते हो ना जी ना 25,000 में से तो बहुत ज्यादा गाड़ी, ये 2 व्हीलर कहां चला है ऑफिस में, 900 क्या बहुत ज्यादा लगा है सर ऑफिस पे, तो आप फिर सबूत दो, वही डॉक्यूमेंटेशन करो भी, जब बाइक ऑफिस में आए तो उसकी रीडिंग देखी जाए, शाम को घर जाए तो रीडिंग देखी जाए, ताकि पता लग सके कि ऑफिस के हिस्से का खर्चा कितना है और घर का कितना है।
अगर उसमें प्रूव हो जाता है कि खर्चा ज्यादा है 900 रुपये महीने से, तो ज्यादा माफ कर देंगे, टैक्सेबल वैल्यू क्या आ जाएगी, कम। उस केस में वही थ्योरी है कार वाली, बस सेम बाइक में। समझ आया? इस चीज को क्लियर करना है तो एक क्वेश्चन से थोड़ा और क्लियर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ आप, पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 38। उससे कार फैसिलिटी का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखना क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है 38। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट ऑफ कार प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय ओन्ड बाय एम्प्लॉयर इन द फॉलोइंग केसेस। कहता है कार परक्विजिट सोल्व करो अगर ये कार ओन्ड बाय क्या हो, एम्प्लॉयर। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 38 पेज नंबर 27। तो क्या कह रहा है ये, हाँ नंबरिंग थोड़ा 37, 38, 39, 40, क्वेश्चन नंबर 40 कर दो, 40 और 41। ओके, पेज नंबर 27 पे नंबरिंग 40 और 41 कर लो। चलो 40 और 41 क्वेश्चन, पेज नंबर 27। क्या कह रहा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट ऑफ कार प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर इन द फॉलोइंग केसेस। क्या कह रहा है, गाड़ी किसकी है, कार लार्ज है कि स्मॉल कार है, बोला कुछ, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, यानी पहली कैटेगरी है, कार किसकी है, कंपनी वालों की है। पढ़ो, लार्ज कार सारे एक्सपेंसेस कंपनी देती है। कार कहां चलती है, लार्ज कार यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस ओनली, ऑफिशियल पर्पस ओनली, तो सारा का सारा क्या होगा, एग्जाम्प्ट। दूसरी सिचुएशन, लार्ज कार है, लार्ज कार है, हमें कह रहा है लार्ज कार है, सारे एक्सपेंसेस बोर्न बाय एम्प्लॉयर, सारे खर्चे कौन भर रहा है, एम्प्लॉयर, विच आर 60,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्या कह रहा है कि बड़ी कार है, सारे एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो सारे एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर पे कर रहा है, जो कि कितने रुपए के हैं, 60,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कह रहा है कार कितने वाली है, 2C, कार सिर्फ और सिर्फ कहां चलती है, प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज ओनली, तो भैया ऑफिस में नहीं चलती, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा इसमें, गाड़ी का सारा पेट्रोल कितने रुपए का खर्चा है, 60,000 रुपये, गाड़ी का रनिंग एक्सपेंसिस सारा, प्लस गाड़ी का डेप्रिसिएशन भी, तो गाड़ी भी तो तोड़ रहे हो, 10% किसका, 280 का, तो 10% ये 28,000, सब मिला के कितना हो गया, 88,000 क्या आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट। 88,000 पे क्या आ जाएगा, टैक्सेबल। क्लियर, आगे चलो। कहता है लार्ज कार मीन्ड फॉर बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज, सारे एक्सपेंसेस कंपनी देती है। ध्यान देना थर्ड पॉइंट में, पॉइंट नंबर 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है लार्ज कार है, होल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, सारे खर्चे कौन देता है, एम्प्लॉयर, और कैसे चल रही है, मिक्स यूज। ड्राइवर नहीं बोला, ड्राइवर नहीं बोला, ड्राइवर छोड़ो अगर नहीं बोला, तो टैक्सेबल अमाउंट बड़ी गाड़ी का कितना आ जाएगा, 2400 रुपये महीना, 12 मंथ्स का कितना आ जाएगा, 28,800 रुपये टैक्सेबल आ जाएगा। टैक्सेबल अमाउंट कितना आ गया, 28,800 रुपये। समझ आया, आगे चलो, 28,800 टैक्सेबल आ गया। नेक्स्ट क्या कहता है, स्मॉल कार है, देखो ये ड्राइवर कहता तो 900 और जोड़ लेता, ड्राइवर नहीं बोला है, छोटी गाड़ी 1800, बड़ी गाड़ी 2400 रुपये क्या होती है, टैक्सेबल, जब कार किसकी हो, कंपनी की, ये रूल है। फोर्थ पॉइंट कहता है स्मॉल कार है, क्लियर कह रहा है स्मॉल कार है, कंपनी वालों की कार है स्मॉल, मिक्स यूज होती है, प्राइवेट भी और पर्सनल भी, ये मिक्स यूज है, और हमें कह रहा है सारे एक्सपेंसेस कंपनी बेयर करती है, ड्राइवर भी दिया गया है, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, सारे खर्चे कंपनी देती है, तो 1800 रुपये महीना, ड्राइवर भी है तो 900 रुपये महीना ड्राइवर का और जोड़ लो, कितने रुपये आ जाएंगे, 2700 रुपये पर मंथ आ जाएंगे, तो 12 महीने के कितने आने हैं,
32,400 क्या आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। सही है, बोलो कोई डाउट? 32,400 रुपये टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ, लार्ज कार है, कैसे चलती है? लार्ज कार मिक्स यूज, लार्ज कार है और ये कार क्या है? मिक्स यूज है। कहता है बोथ में चलती है, प्राइवेट भी और ऑफिशियल भी। प्राइवेट एक्सपेंसेस बोर्न बाय एम्प्लॉय, ध्यान देना मिक्स यूज है लेकिन प्राइवेट एक्सपेंसेस बोर्न बाय एम्प्लॉय। प्राइवेट खर्चे सारे कौन भरता है? एम्प्लॉय खुद अपनी जेब से भरता है। प्राइवेट एक्सपेंसेस सारे एम्प्लॉय अपनी जेब से भरता है। तो क्या रूल होगा इसमें? टैक्सेबल वैल्यू क्या आएगी? टैक्सेबल वैल्यू देखो कितने रुपए आनी है। जो छोटी गाड़ी है तो कितने रुपए? 600, और बड़ी गाड़ी है तो कितने रुपए? 900। अगर एम्प्लॉय पर्सनल खर्चे जेब से देता है तो 900 रुपए महीना, 12 महीने का कितना आ जाएगा? 10,800। टेबल याद करो ना वो, कि अगर एम्प्लॉय खुद खर्चे देता है पर्सनल यूज के तो छोटी गाड़ी में 600, बड़ी गाड़ी में कितना टैक्सेबल है? 900। तो 900 रुपये। ड्राइवर होता तो 900 और जोड़ देता इसमें। और अगर कंपनी खर्चे बढ़ती है तो छोटी गाड़ी 1800, बड़ी गाड़ी 2400, ड्राइवर है तो 900 रुपये और जोड़ लो। इस तरह से गाड़ी कंपनी की है तो उसके अच्छी प्रैक्टिस इससे बढ़िया एग्जाम्पल से नहीं हो सकती। ये बेस्ट एग्जाम्पल है इसी का। जब कार किसकी है? कंपनी वालों ने कार दी है, सिर्फ ऑफिस में चलती है तो माफ, सिर्फ पर्सनल चलती है तो सारे खर्चे टैक्सेबल। कार की वैल्यू का 10%, सारा रनिंग एक्सपेंसेस, ड्राइवर की पूरी सैलरी, फिलहाल नहीं थी वो ड्राइवर की सैलरी। और लार्ज कार है, ठीक है, और कैसे चल रही है? सारे एक्सपेंसेस कंपनी दे रही है मिक्स यूज, तो बड़ी गाड़ी का 2400, ड्राइवर बोला नहीं, 1200 रुपये महीना ऐसे, ठीक। छोटी गाड़ी मिक्स चलती है तो 1800, ड्राइवर भी साथ में है तो 900 और जोड़ लो, 2700 रुपये महीना। इस तरह से समझ आया क्वेश्चन नंबर 40? कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम कार परक्विजिट में? हो जाएगा कार परक्विजिट। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 कहते हैं दो स्मॉल कार है प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय। दो गाड़ियां एम्प्लॉय को दे दीगी जो कैसे चलती है? प्राइवेट भी और ऑफिशियल भी। टू स्मॉल कार प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। दो छोटी गाड़ियां एम्प्लॉय को प्रोवाइडेड है और कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ कार के सारे खर्चे कौन देता है? एम्प्लॉयर। तो रनिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस पेड बाय एम्प्लॉयर, सारे खर्चे कंपनी देती है, एम्प्लॉयर देता है। दो गाड़ियां दे रखी हैं आपको कंपनी वालों ने, और ये दोनों गाड़ियां क्या चलती है? प्राइवेट भी और पर्सनल भी, यानी मिक्स चलती हैं। तो कार नंबर 1 3 लाख वाली है, कार नंबर 2 280 वाली, और रनिंग एक्सपेंस है कार 1 के 60 और कार 2 के 50। तो जो बड़ी गाड़ी, महंगी गाड़ी, उसको क्या मानना अच्छा है? मिक्स। जो बड़ी है या महंगी गाड़ियां तो खैर छोटी हैं, लेकिन जो महंगी कार है 3 लाख वाली है और वो 280 वाली, तो 3 लाख वाली को क्या मानना अच्छा रहेगा? मिक्स। क्योंकि 10% पर एनम से डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा जिसको प्राइवेट मानोगे। तो मैं बेटर है कि क्या मान लूँ यहाँ पे? जो फर्स्ट कार है उसे क्या मान लूँ? मिक्स यूज। और जो सेकंड कार है उसे क्या मान लेंगे? प्राइवेट यूज ओनली। तो कार नंबर 1 और ये कार नंबर 2 ये कह रहा है। चलो तो देखते हैं फर्स्ट कार मिक्स यूज। फर्स्ट कार मिक्स यूज क्या आ जाएगी यहाँ पे? टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ जाएगी? मिक्स चलती है, छोटी गाड़ी मिक्स चलती है, छोटी गाड़ी है ये, मिक्स चलती है तो 1800 रुपये महीना। टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ गई? 21,600। और जो दूसरी कार है वो क्या मानी जा रही है? पर्सनल यूज ओनली, सिर्फ पर्सनल यूज की मानी जा रही है। तो क्या रूल लगेगा? जितने भी एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं, एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर प्लस गाड़ी की वैल्यू का कितने %? 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट करो। सारे खर्चे कंपनी दे रही है, कितने रुपए? ये कह रहा है जी 50,000 रुपये।
गाड़ी की वैल्यू का 10% गाड़ी कितने की 280 की, उसका 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा 28,000। तो कितने रुपए आ जाएंगे यहाँ पे 78। तो 21,600 और 78,000। तो ये टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ जाएगी 99,600। बोलो कोई डाउट। एक गाड़ी मिक्स और एक से ज्यादा जितनी भी गाड़ी हैं उनको क्या माना जाएगा प्राइवेट यूज ओनली। जो मिक्स कार है छोटी गाड़ी उसका रूल तो आपको पता ही है 1800 पर मंथ है, ड्राइवर तो बोला ही नहीं। और जो प्राइवेट मान ली गई उसका पूरा खर्चा ही घर पे लगा, मानो 1800 रुपये नहीं पूरा खर्चा, और डेप्रीसिएशन भी 10%, क्योंकि ये माना जाएगा कि एक से ज्यादा गाड़ियां सिर्फ घर पे ही काम आती हैं। सही भी है, क्योंकि बदल बदल के लाएगा तो भी ऑफिस में एक ही कार लाएगा, बाकी गाड़ियां तो परिवार ने यूज करनी है। तो एक से ज्यादा गाड़ियां क्या मानी जाएंगी प्राइवेट यूज। बोलो कोई डाउट, इधर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा ये। तो इस तरह से टैक्सेबल वैल्यू इसकी निकल जाएगी। क्लियर है ये। कार परक्विजिट, किसी को भी डाउट कार परक्विजिट में, किसी भी तरह का डाउट हो जाएगा कार परक्विजिट। उसके बाद पेज नंबर 24 पे ये हटा दूं, और यहां पे कोई चक्कर नहीं है परक्विजिट में 115 BAC अभी तक के परक्विजिट में कहीं नहीं था। आगे आएगा टैक्स फ्री परक्विजिट में 115 BAC का यूज। अभी कोई चक्कर नहीं 115 BAC ऑप्ट करो या ना करो, तो फुल्ली टैक्सेबल परक्विजिट में भी सेम सब पे रूल है, और ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वाला भी सेम है। चलो अभी मैं यहां पे आ रहा हूं पेज नंबर 24 पे। क्या बी कैटेगरी फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या है, ये फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का मतलब, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का मतलब है कि आपको क्या फ्री में ट्रैवल करवाया जा रहा है। आप मान लो बस सर्विस में जॉब करते हैं, कोई बंदा ड्राइवर, कंडक्टर, अकाउंटेंट, ऑडिटर है हरियाणा रोडवेज में मान लो, या दिल्ली ट्रांसपोर्ट कंपनी DTC में, तो उसके परिवार को दिल्ली ट्रांसपोर्ट की बसों में क्या है फ्री ट्रैवल मिलता है। वो जहाँ तक वो बसें जाती हैं फ्री जा सकते हो, साल में 2-3 बार 4 बार ऐसे। तो अगर आप वहाँ जॉब ना कर रहे होते तो वो किराया क्या होता, देना पड़ता, वो क्या है फुल्ली टैक्सेबल। अगर आप क्या हो स्पेसिफाइड एम्प्लॉई, तो वो बस रोडवेज का जो खर्चा है होल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बस ट्रांसपोर्ट, जो आपने फ्री ट्रैवल किया, ये सारे खर्चे क्या हो जाएंगे टैक्सेबल। लेकिन रेलवे और एयरलाइन वालों को माफ कर दिया। रेलवे और एयरलाइंस के लिए पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी माफ है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या कर दी गई एग्जाम। तो भाई बेकार रूल है। मेन तो देखो सबसे महंगा खर्चा तो रेलवे और इनका है, एयरलाइन वालों का है, क्योंकि रेलवे तो पूरे हिंदुस्तान में जाती है दूर दूर। मान लो आपके पेरेंट्स इंडियन रेलवे में जॉब करते हैं कोई भी पोस्ट, और आपके परिवार को साल भर में कुछ लिमिट है, उतनी ट्रैवल फ्री कर सकते हो क्योंकि आपके पेरेंट्स जॉब करते। तो आप साल भर में जितनी दूर दूर गए रेलवे से, अगर रेलवे में जॉब ना होती तो कितना खर्चा लगता, वो अमाउंट टैक्सेबल होना चाहिए ना, माफ। कितना मर्जी ट्रैवल करो माफ। इनकम टैक्स कहता कोई टैक्स नहीं। एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे हो फ्री में माफ। लेकिन कोई आदमी हरियाणा रोडवेज में है, दिल्ली रोडवेज में है, यूपी ट्रांसपोर्ट में है, राजस्थान रोडवेज में, उसका परिवार बसों में फ्री जाता है। वैसे बस की एक लिमिट होती है, बहुत दूर नहीं जाती। कोई बस यूं तो चली नहीं जाएगी कि भाई आप राजस्थान में जॉब करते हैं जयपुर में, और आपका परिवार बस में बैठ के कन्याकुमारी चला जाएगा। बस ने तो वही जाना है, कोई 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर इतना जाएगी, और बस की रेंज थोड़ी होती है ज़्यादा। तो वो भी माफ़ कर दो। जब रेलवे बख्श दी आपने, एयरलाइन बख्श दी, तो रह कौन से गए, ये अपने रोडवेज वाले। इनको पकड़ रखा है, कहता है इन पे टैक्स। अगर ये जाएंगे ना तो इनको क्या लगेगा टैक्स। अब सुनना है केस छोटा सा। एक आदमी रोडवेज में मैकेनिक है, रोडवेज समझ गए ना, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, चाहे वो दिल्ली का हो, यूपी किसी का भी, पंजाब का हो। तो ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है सरकार का, उसमें जॉब करते हो आप, या प्राइवेट का करते हो। एक चंद्रा रोडवेज चलती है, सुना है आपने चंद्रा रोडवेज।
या दिल्ली में चलती है कृष्णा रोडवेज, कृष्णा रोडवेज की बसें चलती हैं, तो वो क्या है, मान लो एक आदमी कृष्णा रोडवेज में ड्राइवर है, उसकी तनख्वाह सिर्फ ही क्या है 7,000 रुपये महीना, 7,000 पर मंथ, कितने हुए 84, 50,000 की उसे क्या मिल गई स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो वो कितना आ गया 34,000। ही इज नॉट अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं। उसका परिवार कृष्णा रोडवेज में फ्री जाता है साल में 4 बार, पूरी तरह से माफ, क्योंकि ये परक्विजिट किसके लिए टैक्सेबल है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए। तो कृष्णा रोडवेज का वो आदमी वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है, उसका परिवार फ्री ट्रेवल करेगा तो क्या होएगा, माफ। इसकी बजाय अगर उसकी तनख्वाह 15,000 रुपये महीना होती तो वो आदमी क्या होता, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। फिर कृष्णा रोडवेज में वो फ्री चलता परिवार, उसका जितना खर्चा होता फ्री ना होता तो वो क्या हो जाएगा, आपके टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो जाएगा। लेकिन रेलवे वाले एम्प्लॉय के परिवार वाले जा रहे हैं या एयरलाइन वालों के परिवार वाले जा रहे हैं माफ। क्लियर, बस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में इतना ही है। ये तो कह रहा है जी रोडवेज वालों को टैक्स है, बाकी माफ कर दो रेलवे वाले एयरलाइन वाले। ठीक, नेक्स्ट नौकर, सर्वेंट, सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय कंपनी, सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने आपको कौन दे दिया, नौकर दे दिया। उसमें कौन है, कुक है, उसमें वॉचमैन है, उसमें स्वीपर है, एटसेट्रा। और कौन मिलेगा, इनमें से कोई मिला है, आप स्पेसिफाइड हो तो टैक्स लगेगा, स्पेसिफाइड नहीं तो माफ। नौकर किसने अपॉइंट किया है, कंपनी ने अपॉइंट करके भेजा है। बहादुर कहां से आया है, कंपनी से आया है। ऐसे कहते हैं ना, नेपाल वालों को सब बहादुर ही बोलते हैं, नाम ही उनका इस तरह से, बस वो नाम पूछते नहीं लोग उनको वैसे ही बहादुर ही कह देते हैं। और शुरू में जिसको ना पता हो तो कहे यार बहादुर नाम बड़ा कॉमन है, तो वो वैसे ही कह देते हैं भी उधर के लोग नेपाली लोग हैं उनको बहादुर, तो ट्रेंड चल पड़ता है कोई नाम ऐसे ही बुलाने का। तो वो नौकर मालिक ने भेजा है और आप स्पेसिफाइड हो तो उसकी सैलरी आपकी इनकम में ऐड होगी। मालिक ने नौकर भेजा जिसकी तनख्वाह 3,000 रुपये महीना है, 12 महीने की कितनी है 36, ये सर्वेंट प्रोवाइड किया है, सर्वेंट अपॉइंटेड बाय कंपनी इन एम्प्लॉइज हाउस, उसके घर में नौकर अपॉइंट करके भेज दिया है, भाई बहादुर आ रहा है काम पे लगा लो, सैलरी हम देंगे। तो ये 36,000 आपकी सैलरी में कब ऐड होगा, टू बी एडेड टू ग्रोस सैलरी इफ एम्प्लॉइज, क्या एम्प्लॉई, स्पेसिफाइड, एम्प्लॉइज स्पेसिफाइड। अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो उसकी सैलरी में ऐड होगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं तो सैलरी में ऐड नहीं होगा। समझ आइए, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो ऐड होगा सैलरी में, स्पेसिफाइड नहीं तो सैलरी में ऐड नहीं होगा। बोलो कोई डाउट इसमें, सही है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। अगर बंदे की तनख्वाही 5,000 रुपये महीना है, 60,000, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई तो आदमी स्पेसिफाइड नहीं, ऐसे एम्प्लॉय को नौकर मिलेगा, पहली बात चांस नहीं है, मिला है तो माफ। लेकिन यहां याद रखना, इफ सर्वेंट यानी ये कुक वगैरह कोई भी अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, अगर नौकर किसने अपॉइंट किया है, एम्प्लॉय ने खुद अपॉइंट किया है, तो अगर पेड बाय, सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर हो गई, सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर, तो इसका मतलब इट्स ऑब्लिगेशन, इट्स ऑब्लिगेशन। और टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉय, फॉर ऑल एम्प्लॉय। ऑब्लिगेशन तो फिर सबके लिए टैक्सेबल है, बंदा स्पेसिफाइड हो या नहीं। दोनों बातों में बहुत फर्क है। नौकर किसने भेजा, कंपनी वालों ने, तो फिर तो ये ऑब्लिगेशन नहीं, ये तो कब टैक्सेबल होगा, अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो तो टैक्सेबल होगा, स्पेसिफाइड नहीं तो टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरी सिचुएशन मैं कह रहा हूं, आप कहते ना मैं अपने पसंद से देखूंगा बंदा कौन सा रखना है कौन सा नहीं। एम्प्लॉय ने खुद ढूंढा नौकर, एम्प्लॉयर ने पूछा नौकर रख लिया तूने, कहता हाँ जी मैंने रख लिया, आप दो ना दो, मैंने तो रख लिया। एम्प्लॉयर कहता है बता उसकी सैलरी कितनी है, कहता है जी 2,000 रुपये महीने पे रखा है, 24,000 हो गए। एम्प्लॉयर कहता है ये पकड़ 24,000 मैं दे देता हूँ, फुल्ली टैक्सेबल।
चाहे वो एम्प्लॉई जिसको नौकर मिला है वो स्पेसिफाइड है या स्पेसिफाइड नहीं, वो क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। समझ आई बात? ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। बोलो कोई डाउट इसमें? नौकर की सिचुएशन सही है? ओके। फिर उसके बाद क्या कहता है? अगर आपको गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल मालिक ने प्रोवाइड किया है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय कंपनी, इसमें भी वही बात है। अगर आपका बिजली का बिल, पानी का, गैस का बिल एम्प्लॉयर ने भरा है तो टैक्सेबल। टैक्सेबल इफ यू आर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। मैं कहीं नौकरी करता हूं और मैं स्पेसिफाइड हूं, मेरी पे उन्होंने अच्छी दी है तो मैं स्पेसिफाइड हूं, मेरे बिजली पानी का मीटर कंपनी के नाम ही है पर बिल कंपनी भर देती है, तो ये मेरी सैलरी में कब ऐड होगा? अगर मैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हूं। लेकिन थोड़ा यहां भी चेंज कर दूं, इफ वो जो गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वो किसके नाम है? कनेक्शन इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय। अगर वो कनेक्शन एम्प्लॉय के घर में लगा है, मीटर पानी बिजली का एम्प्लॉय के नाम है, बट वो पेड बाय किसने कर दिया? बिल। बिल पेड बाय एम्प्लॉयर। अगर वो बिल एम्प्लॉयर ने भर दिया देन इट इज ऑब्लिगेशन। ये क्या होगा? ऑब्लिगेशन होगा। फिर ये क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल होगा। समझ आई बात? देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। बोलो कोई भी प्रॉब्लम? समझ आया? तो आपको देखना है बिजली पानी का मीटर किसके नाम है। अगर वो एम्प्लॉय के नाम है तो देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर वो एम्प्लॉयर के नाम है तो वो कब टैक्सेबल होगा? जब वो एम्प्लॉय स्पेसिफाइड हो तो। सुनना अब केस, मालिक ने एक छोटा एम्प्लॉय बेचारा, उसको ना बिजली का कनेक्शन लगवा दिया और वो घर किसके नाम है? मालिक का है। मीटर किसके नाम है? कंपनी वालों के नाम। बिल आया उसका मान लो 800 रुपये महीना, 9600 कंपनी वालों ने दे दिया। क्या ये एम्प्लॉय की सैलरी में 9600 ऐड होगा? तब होगा अगर वो आदमी स्पेसिफाइड है। मैं कहता हूं वो एम्प्लॉय 7000 रुपये महीने वाला है जिसको बिजली का मीटर लगवा के दिया है कंपनी वालों ने, तो साल का 84,000 हुआ, जिसमें से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दूं तो क्या बचा? 34। इट मींस 50,000 रुपये पर एनम से कम वाला एम्प्लॉय है, ही इज नॉट अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो उसका बिजली पानी का बिल जो कंपनी वालों ने भरा वो पूरी तरह से क्या है? माफ। उल्टा कर दूं, मीटर एम्प्लॉय के खुद के नाम है तो बिल भरने का बिल किसके नाम आया? एम्प्लॉय के, पर कंपनी कहती है ले 9600 हम भर देते हैं, देन इट इज ऑब्लिगेशन। और टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयज। ये सब टाइप के एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल होगा। समझ आई बात? किसी को भी डाउट? इस तरह से तो ये सारा अपन ने पढ़ना है। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, इसमें एजुकेशन फैसिलिटी है और भी है, तो वो चीज़ें अभी इसमें थोड़ी और बाकी हैं। तो ऐसे 2 ही पॉइंट है, कर ही लो। 2 ही पॉइंट है। एजुकेशन पे आओ, ये परक्विजिट खत्म हो जाएंगे ये वाले। एजुकेशन फैसिलिटी पे आओ। अलाउंस नहीं है कि 100 रुपये माफ, हॉस्टल का 300। अब मैं क्या कह रहा हूं, मालिक ने पढ़ाई दिया बच्चों को, कहता हो यहां स्कूल में पढ़ लो। अब ये पॉइंट ई पॉइंट क्या? चिल्ड्रन, या सीधा सिंपल क्या लिखो? एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय कंपनी। एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय कंपनी। आपके मतलब एम्प्लॉय के बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड की है, तो क्या कहता है ये कहता है कि पहले तो बताओ स्कूल किसका है? स्कूल एम्प्लॉयर का है या क्या है? एम्प्लॉयर का ओन्ड स्कूल है या एम्प्लॉयर एडेड स्कूल है? एम्प्लॉयर एडेड स्कूल। अगर वो स्कूल एम्प्लॉयर का है या एम्प्लॉयर एडेड स्कूल है, तो इसमें क्या कहता है? एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, एम्प्लॉयर का स्कूल है या एम्प्लॉयर एडेड स्कूल है। उस केस के अंदर ये क्या कहता है भाई, एक लिमिट तक माफ कर दिया। अगर ऐसे किसी स्कूल में, जैसे मान लो बड़ी बड़ी कंपनी के अपने स्कूल होते हैं, जैसे मान लो जिंदल ग्रुप है, JSPL, उड़ीसा और कई जगह प्रोजेक्ट लगे,
जिंदल वालों के अपने स्कूल भी हैं, हिसार में भी है जिंदल स्कूल, तो वो अपने एम्प्लॉय को कहते हैं आओ हमारे स्कूल में लगा दो, हम पढ़ा देंगे फ्री में बिना फीस ऐसे। और या फिर एम्प्लॉयर का अपना स्कूल नहीं है पर उसने किसी स्कूल से क्या कर रखा है, टाई अप कर रखा है, भी हमारे सारे स्टाफ के बच्चे आएंगे लमसम पैसे देंगे, वो टाई अप वाला स्कूल है। ऐसे स्कूल में एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये कह रहा है टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, टैक्सेबल वैल्यू इज नील इफ अमाउंट एजुकेशनल एक्सपेंसेस कह दो, इफ एजुकेशनल एक्सपेंसेस इज लेस देन 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, उससे कम में तो माफ होंगे। इसका मतलब ये कहना चाहता है 1000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड से कम खर्चे होंगे तो माफ सारे, अगर इससे ऊपर हुआ तो सारे टैक्सेबल। ये नहीं कह रहा एग्जाम्प्ट अप टू 1000, मैं कह रहा हूं एजुकेशन फैसिलिटी एग्जाम्प्ट है कब, इफ अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज इक्वलेंट टू 1000 और लेस देन 1000, यानी अगर उससे ज्यादा हुआ तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। बच्चों की कोई लिमिट नहीं, जितने मर्जी हों, नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कोई लिमिट नहीं है। क्लियर? जैसे मैं कहता हूं एम्प्लॉयर का स्कूल है, एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ते हैं और टोटल 3 बच्चे हैं उसके, 3 चिल्ड्रन आर देयर। एम्प्लॉयर का एडेड स्कूल है, एडेड स्कूल, एक्सपेंसेस कितना है तीनों बच्चों का, ऑफ ऑल 3 चिल्ड्रन, तीनों बच्चों पे खर्चा जो है वो 30,000 है, तो ये सारा माफ। क्यों माफ? क्योंकि 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, 3 बच्चों का 3000 हो गया, 12 मंथ्स का 36,000 से कम ही है ना, सारा एग्जाम्प्ट, सारा एग्जाम्प्ट। अगर ये खर्चा 1000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड से कम है, अब देखना तीनों बच्चों का 40 है, 1000 पर मंथ, एक बच्चे का 3 का 3000, 12 महीने का कितना 36, तो ये खर्चा कितना है 40, तो ये 40 का 40 पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी का कितना अमाउंट आपकी सैलरी में जुड़ेगा, टू बी एडेड टू ग्रॉस सैलरी, आपकी टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो जाएगा 40,000। 4000 नहीं लेना, ऊपर वाला ले लो 36 के बाद, पूरा ही लेना है, याद रखना। सही है बात? क्लियर? अगर वो स्कूल एम्प्लॉयर का या एम्प्लॉयर एडेड स्कूल है तो 1000 पर मंथ पर चाइल्ड का खर्चा है तो माफ, उससे ज्यादा तो टैक्सेबल। और हां, अगर कोई अदर स्कूल है या एम्प्लॉय के बच्चे नहीं है, एम्प्लॉय के क्या हैं, ब्रदर सिस्टर, तो भैया सारा टोटल अमाउंट एक्सपेंडेड बाय कंपनी इज टैक्सेबल, कोई माफ नहीं है। 1000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड किस स्कूल में देखना है, एम्प्लॉयर का। मान लो एम्प्लॉय कहता है मैं नहीं लगाता उस स्कूल में, एम्प्लॉयर ने कहा जिंदल स्कूल में लगा दे, हमारा स्कूल है, बच्चों को वहां पढ़ा दे, एम्प्लॉय कहता मैं नहीं पढ़ाता वहां, कहता बच्चों के करियर का सवाल है, वो फ्री फरा का कोई चक्कर नहीं है, वो उसने अपने बच्चों को मान लो डीएवी स्कूल में लगा दिया। एम्प्लॉयर को फिर भी सिंपैथी है, कहता बाकियों के फ्री पढ़े और इसके बच्चे खर्चा ले, वो कहे किसी को बताना ना, मैं खर्चा दे देता हूँ, बाकी भी कहेंगे हम भी बाहर स्कूलों में लगाएंगे। तो कंपनी वालों ने खर्चा दे दिया 800 रुपये महीना एक बच्चे का, बस, तो भी टैक्सेबल। उस केस में 1000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड वाला रूल नहीं देखना, क्योंकि वो किस स्कूल में देखना है, वो एम्प्लॉयर एडेड या एम्प्लॉयर के खुद के स्कूल में देखना है। किसी और स्कूल में एम्प्लॉय पढ़ा रहा है तो एम्प्लॉय की खुद की ड्यूटी है ना खर्चा देने की, पर पे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर अपनी मन मर्जी स्कूल में लगा रहा है या एम्प्लॉय के ब्रदर सिस्टर। भाई कोई एम्प्लॉय कुंवारा है, कोई एम्प्लॉय अनमैरिड है, कहता जी मेरे बच्चे कहाँ से आएंगे, अभी तो मैरिज होगी फिर अब बच्चों को पढ़वा देना, अभी तो कहता मेरे ब्रदर सिस्टर छोटे हैं, +1 +2 में पढ़ते हैं, उनको फ्री पढ़ा दो। एम्प्लॉयर कहता ठीक है अभी तू उनको पढ़ा ले, इनकम टैक्स को तकलीफ है, एम्प्लॉयर को तकलीफ नहीं है, कहता वो पढ़ लेंगे मुझे क्या है, बच्चे हो तो वो पढ़ लो, बच्चे नहीं है तो छोटे भाई बहन पढ़ लो। तो इनकम टैक्स कहता है फुल्ली टैक्सेबल। भाई बहन पढ़ते हैं इस स्कूल में भी, एम्प्लॉय के ब्रदर सिस्टर अगर एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ते हैं तो भी खर्चा 500 रुपये महीना है तो भी टैक्सेबल। 1000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड से कम होने पे माफ होता है, वो बच्चों के लिए, भाई बहन के लिए नहीं। क्लियर? वो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। क्लियर? और अगर ये स्कूल के खर्चे पेड बाय एम्प्लॉयर है
ये जो खर्चा एम्प्लॉयर पे कर रहा है इट्स ऑब्लिगेशन, और ये ऑब्लिगेशन हो गया तो आपको पता है क्या हो जाएगा फिर ये टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय, इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय। फिर अपने को ये नहीं देखना स्पेसिफाइड है कि नहीं, फिर वो हर हाल में क्या होगा टैक्सेबल, टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉइज होगा। बोलो कोई डाउट, बोलो कोई प्रॉब्लम, ठीक। तो इट इज टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय। समझ आया एजुकेशन फैसिलिटी। तो एम्प्लॉय के बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाए तो ये पूरा डिटेल्ड रूल है। एम्प्लॉयर का स्कूल या एडेड स्कूल है तो क्या रूल लगेगा, 1000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड से कम है तो माफ, ऊपर है तो सारे पे टैक्स। अगर कोई और स्कूल में पढ़ा रहा है वो वाले में नहीं पढ़ाता तो खर्चा 100 रुपये महीना ही क्यों ना हो बच्चे का, वो भी टैक्सेबल। या ब्रदर सिस्टर पढ़ते हैं, चाहे एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ते हैं या किसी और में पढ़ते हैं, फुल्ली टैक्सेबल। और ये दोनों टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय, स्पेसिफाइड हो या ना हो, बिकॉज इट इज ऑब्लिगेशन। क्लियर है ये बात एजुकेशन वाली, क्लियर लिखा है क्लियर कट नोट्स में कि इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय हो जाएगा। एक पॉइंट नंबर जी, एफ देखता हूं अभी, पॉइंट नंबर जी में क्या कह रहा है, एफ पे आ रहा हूं, पेज नंबर 26 पे। पॉइंट नंबर जी में कंपनी ने आपको सस्ते शेयर दे दिए तो जितनी कंसेशन है वो क्या होगी, फुल्ली टैक्सेबल। मैं कंपनी में नौकरी करता हूं, कंपनी कहती है सुमित तेरे लिए ESOP लाए हम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, बाजार में 150 वाला शेयर है, तुझे हम 60 रुपीज में दे दें। और ESOP में शेयर अपने एम्प्लॉय को देना सस्ते डिस्काउंट पे अलाउड है। इसका सेक्शन 54 है कंपनी लॉ में, 53 है डिस्काउंट पे शेयर इशू करने का कंपनी लॉ में, जो कहता है डिस्काउंट पे शेयर इशू करने बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अपने एम्प्लॉइज को सस्ते देना अलाउड है। तो मुझे कंपनी ने कहा सुमित 150 रुपए का फेयर मार्केट वैल्यू वाला शेयर है, तेरे को दे दे 90 में, ऑफर्ड एट 90। कितना कंसेशन दे दिया कंपनी ने, कंपनी ने 60 रुपए कंसेशन, 1000 शेयर मुझे अलॉट कर दिए। कंपनी ने कहा सुमित ले 1000 शेयर ले ले, मैंने ले लिए, तो ये 60,000 रुपए इनकम टैक्स कहता है क्या होएगा, टैक्सेबल, सिंपल। और हाँ, आप में से कोई कहेगा सर ये फेयर मार्केट वैल्यू कैसे डिसाइड, एवरेज प्राइस, जिस दिन शेयर दिए उस दिन का ओपनिंग रेट, जिस दिन शेयर मार्केट बंद हुई उसी दिन का क्लोजिंग रेट डिवाइडेड बाय 2। भी मान लो मेरे को शेयर दिए हैं 1 दिसंबर को 2020, 1 दिसंबर को शेयर मार्केट में इन शेयरों का शुरू हुई जब मार्केट, सुबह का रेट वो देख लो, शाम को मार्केट बंद हुई उस वक्त का रेट देख लो, क्लोजिंग, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, शेयर की क्या आ जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू। उससे जितने सस्ते दिए हैं वो कंसेशन क्या है, टैक्सेबल। एक स्टूडेंट कहता है सर उस दिन शेयर मार्केट की छुट्टी हो तो सैटरडे को दिए, आपकी वर्किंग है, शेयर मार्केट ऑफ है, तो ऐसा करो उससे एडजॉर्निंग डे पहले वाले दिन की ले लो, फिर क्या है, उस दिन भी छुट्टी हो, एक दिन और पहले ले लो, कभी तो खुली होगी मार्केट, एडजॉर्निंग डेट ले लो, ये चीज़ है, सही है, वैल्यू लगानी है अपन। तो ये लास्ट पॉइंट जी में यही कहता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान कह लो या स्वेट इक्विटी शेयर ले लो, ये सस्ते दिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, तो ये कह रहा है जितने पैसे ले लिए काट लो, बाकी कंसेशन का अमाउंट क्या होगा, टैक्सेबल। अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 39 में ऐसा कह रहा है, वो देख लो, कह रहा है टूटी कंपनी लिमिटेड ने क्या 1000 इक्विटी शेयर दिए हैं, कंपनी का नाम है टूटी, सुमित को दिए हैं उसने कितने शेयर, 1000 इक्विटी शेयर दिए हैं जून 20 में, जून 20 करना, जून 2020 में ये शेयर दिए हैं अपने एम्प्लॉय को, सुमित को। शेयर किस रेट में दिए, 500, और टूटी कंपनी का शेयर बॉम्बे एक्सचेंज में क्या रेट चल रहा है, ओपनिंग 600, क्लोजिंग कितना 800, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितने रुपए है, 600 और 800 डिवाइडेड बाय 2, तो कितने रुपए आ गया, 700 रुपए ईच। कितने शेयर हैं ये 1000 शेयर, किस रेट में दिए, अलॉटेड एट कितने में, 500 का, ओके। तो कंसेशन कितने रुपए की है, कंसेशन 200 रुपए ईच, कितने शेयर हैं, 1000। तो अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ गई, टैक्सेबल वैल्यू 2 लाख रुपए आ गई, जो आपकी सैलरी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। समझे, कोई डाउट, सिंपल है बड़ा।
कि भाई अगर आपको सस्ते शेयर कंपनी ने दिए हैं बाजार रेट से, जो कंसेशन है वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल।